सो हेलो माय डियर जेटार्स, आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम टू आवर लेक्चर फर्स्ट ऑफ आवर सीरीज। तो ऑल्दो मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम जीओसी से स्टार्ट करेंगे, बट आई फील केमिकल बॉन्डिंग इज मोर बेसिक चैप्टर टू स्टार्ट विथ, और ये काफ़ी फंडामेंटल चैप्टर होता है जो आई थिंक जीओसी से पहले हमें पढ़ लेना चाहिए। सो केमिकल बॉन्डिंग हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। ब्रॉडली हमें केमिकल बॉन्डिंग में जो है दो चीज़ें पढ़नी होगी। देखिए, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि बॉन्ड्स बनते क्यों है, क्या होते हैं बॉन्ड के कॉजेज़, और उसके बाद हमारा जो मेजर पोर्शन होगा ना, वो 2 तरह के बॉन्ड्स पे फ़ोकस्ड होगा। एक तो होंगे हमारे आयोनिक बॉन्ड, ओके? और एक होंगे हमारे कोवैलेंट बॉन्ड। सो अब इन दोनों बॉन्ड्स को डिस्कस करने के लिए हम काफ़ी सारी अलग-अलग थ्योरीज़ पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनिक बॉन्ड में तो क्या है ना, हम पहले काफ़ी सारी सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फजान्स रूल, जो कि बेसिकली ये डिफाइन करता है कि भाई किसी भी आयोनिक सॉलिड में कितना ज़्यादा आयोनिक नेचर है और कितना ज़्यादा कोवैलेंट नेचर है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक उसके कैटायन या फिर एनायन का साइज़ कितना ज़्यादा है एंड वेरियस अदर फैक्टर्स। और उसके बाद फिर हम इस पर्टिकुलर लॉ का एप्लीकेशन देखते हैं काफ़ी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में उन सॉल्ट्स की, लाइक थर्मल स्टेबिलिटी एंड अदर थिंग्स। ओके, सो ये सब डिस्कस करने के बाद फिर हम अब मूव कर जाएंगे हमारे कोवेलेंट बॉन्ड पे। सो कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ने के लिए हम काफ़ी सारी थ्योरीज की हेल्प ले रहे होंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं वीबीटी, विच इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उसके बाद आती है वीएसईपीआर थ्योरी, विच इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। ओके, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये बेसिकली थ्योरी जो है बीएसईपीआर थ्योरी, ये मॉलिक्यूल्स के शेप्स, साइज, ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने में हेल्प करती है हमारी। और लास्ट जो थ्योरी होगी वो होगी एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो आई होप आपको एक बेसिक समझ आ गया होगा इस चैप्टर का, दैट हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग। तो आज के लेक्चर में हम मेजरली आयोनिक बॉन्ड का सारा पोर्शन कवर कर रहे होंगे, और उसके बाद वीबीटी थ्योरी जो है कोवेलेंट बॉन्ड की, वो डिस्कस कर रहे होंगे। और इसी बीच हम एक रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के अंदर। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर लेक्चर। ये नोट्स वैसे आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा। आपको टेलीग्राम चैनल जो है, मैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा आपको। सो मेक श्योर दैट यू जॉइन दैट टेलीग्राम चैनल, क्योंकि इसकी सारी पीडीएफ्स आपको वहाँ पे बेस्ट क्वालिटी में अवेल हो जाएगी। सो ओके, लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक एटम्स आयंस टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज। ये तो आपको पता ही होगा। और ये लाइन बेसिकली आपके जेईई में ज़्यादा काम नहीं आएगी, बट आई हैव एडेड दीस फॉर पीपल हु वांट टू स्टडी फॉर बोर्ड्स। ओके, नाउ कॉजेस क्या होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के, लाइक बॉन्ड क्यों बनता है, किसी कोई भी दो स्पीशीज आपस में आके एक केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म करती है। तो सबसे पहला हमारे पास जो इसका वो है रीजन, इट इज दैट टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, लाइक होता है एज वी हैव एज वी माइट नो कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी जितनी ज्यादा नेगेटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, वो जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो पर्टिकुलर सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। सो व्हाट एलिमेंट्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स डू, कि वो आपस में कंबाइन करके एक इस तरह का सिस्टम फॉर्म कर लेते हैं जिसमें कि उनकी जो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उनकी एग्जिस्टिंग पोटेंशियल एनर्जी से कम होती है या फिर ज्यादा नेगेटिव होती है। तो इस वजह से वो एक ग्रेटर स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस करते हैं। और ये एक ग्राफ भी होता है जिस पे काफी बार जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो हियर ये जो हमारी वाई एक्सिस है, इस पे हमने एनर्जी प्लॉट करी जो पोटेंशियल एनर्जी है, और ये जो एक्स एक्सिस है इस पे हमने इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस वो करा है प्लॉट दो एटम्स के बीच। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो गया, मान लीजिए ये हमारे दो एटम्स है, तो इनका ये न्यूक्लियस होगा कहीं बीच में, तो इन न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस होगी ना वो होगी इनकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, राइट। तो ये आर जो है वही इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए जैसे जैसे हमारे जो एटम्स है वो पास आते जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, तो उनके बीच की जो एनर्जी है वो कम होती जा रही है। सो व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बेसिकली होगा क्या ना, हमारे ये जो मान लीजिए दो एटम्स है तो इनके बाहर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दोनों के बाहर जो इनके आउटर मोस्ट शेल में घूम रहे होंगे, और इनके बीच में होगा एक न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होंगे और इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होंगे। सो होगा क्या ना, और इन दोनों के बीच में रिपल्शन तो हो रहा होगा, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन। सो जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन के इक्वल हो जाएगा तब हमारा केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने लग जाएगा, लाइक कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा। बट अगर हम इन दोनों एटम्स को और ज्यादा पास लेके आ गए और इनकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हमने और कम कर दी, तो उसके बाद होगा क्या ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन से ज्यादा होने लगता है, और आफ्टर पॉइंट जो हमारा बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। सो हमें बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ये ध्यान रखना है कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दो एटम्स के बीच इतना ही होना चाहिए जितना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इक्वल हो जाए। और सेकंड जो रीजन होता है बॉन्ड फॉर्मेशन का वो होता है टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने से भी जो एटम्स है उनकी एनर्जी एक काफी स्टेबल फॉर्म में आ जाती है। सो इसीलिए वो बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं टू एक्वायर इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन। अब काफ़ी एटम्स हैं जो ये इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन का रूल फॉलो नहीं करते और वो फिर भी नेचर में पाए जाते हैं। सो द फर्स्ट काइंड ऑफ कंपाउंड्स आर हाइपोवैलेंट कंपाउंड।
तो ये इस तरह के एटम्स सेंट्रल एटम्स होते हैं जिनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होता है इन देयर बॉन्डिंग स्टेट, लाइक BF3, BCl3, AlCl3। ओके, और इसके बाद आ जाते हैं हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके जो सेंट्रल एटम है उनमें 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, लाइक PCl5 आप देखेंगे तो यहाँ Cl जो हमारा फास्फोरस है उसने 5 बॉन्ड्स क्रिएट करेंगे, सो इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स। और वैसे ही SF6 है, IF7 है, और एक्सेट्रा। एंड थर्ड टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अभी जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है इनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, लाइक जो नंबर ऑफ वैलेंस या फिर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑड होते हैं। तो ये जो स्पीशीज है पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होती है। अगर आपको ये पैरामैग्नेटिक हो गए और ये सेंट्रल एटम हम किसको मानेंगे ये सब समझ नहीं आ रहा है तो आगे हम VBT में डिस्कस करेंगे। इट्स जस्ट कि ये टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स यहाँ में इसके पार्ट होते हैं तो इसलिए मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। सो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है जैसे NO, NO2, Cl2। उसके बाद होती है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन स्पीशीज जिनके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं बट वो आयोनिक फेज में होते हैं, जैसे Zn2, CD2 प्लस, Zn2 प्लस, CD2 प्लस, Cu प्लस। लाइक कॉपर का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट काफी स्टेबल होता है। और कैटायंस हैविंग 9 टू 17 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल, ये देखिए Fe2 प्लस, Fe3 प्लस, ये भी काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। सो एट द एंड व्हाट एवरी एटम वांट्स इसकी उसकी जो एग्जिस्टिंग पोटेंशियल एनर्जी है वो उससे कम एनर्जी लाना चाहता है। जितनी ज्यादा वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव कर पाए उतना बेटर वो फील करेगा, उतना ज्यादा स्टेबल वो रहेगा। और लास्टली होते हैं मेरे इनर्ट गैस कंपाउंड्स। कुछ इनर्ट गैस कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं मोस्टली फॉर्म बाय जीनन एंड क्रिप्टॉन। सो ये देखिए ZXeF2, XeF6। तो ये कंपाउंड्स भी स्टेबिलिटी की वजह से ही बनाए जाते हैं। नाउ कमिंग टू आवर क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स। सो बॉन्ड्स जो है हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो इंटर एटॉमिक बॉन्ड और एक इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ओके, सो इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो होते हैं वो बिटवीन एटम्स होते हैं, और ये एज द नेम सजेस्ट इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो बिटवीन एटम्स वी कैन सी दैट देयर आर फोर काइंड ऑफ बॉन्ड्स। एक तो होता है आयोनिक बॉन्ड, और एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ थर्ड काइंड ऑफ बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड द लास्ट वन इज मेटालिक बॉन्ड। और जहाँ की जो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स है वो दो तरह के होते हैं, एक तो वैन डेर वाल फोर्सेज और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो अब हम इन बॉन्ड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे फॉर ईच काइंड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले वी विल बी स्टार्टिंग विद आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में होता क्या है ना, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, इस वजह से ये बॉन्ड्स बनते हैं। तो देखिए जैसे आयोनिक कंपाउंड ऑफ लिथियम, जितने भी हमारे ये जो एलिमेंट्स है ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जैसे LiO2 है, LiF है, LiH है, और लिथियम के कार्बाइड्स है। यू सी, लिथियम के जितने भी कार्बाइड्स है वो ये आयोनिक बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। और Be2C है, ये है बेरिलियम का कार्बाइड। सो ये सब हमारे आयोनिक बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। नाउ मूविंग अहेड, ये सब कंपाउंड्स के एग्जांपल है बेसिकली। आय मैंने यहाँ लिस्ट करी इंपॉर्टेंट आयोनिक कंपाउंड्स है, तो इनको आप रीड कर लीजिएगा एक बार। ओके, सो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता कैसे, हमें ये तो समझ आएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफर से आयोनिक बॉन्ड बनता है, बट एक पूरा प्रोसेस होता है। और ये जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है। देखिए मान लीजिए हमारा कोई मेटल है सॉलिड फेज में, और ये किसी गैसियस फेज के एलिमेंट से X2 से रिएक्ट करके MX बनाता है जो कि सॉलिड है। तो इसकी एक डेल्टा HF होगी जो कि होती है एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसे आप कह सकते हैं। तो होगा क्या ना, इसमें हमें रिएक्शन जो हमारा कंपाउंड हमें बनाना है सॉलिड, वो हमें डायरेक्टली सॉलिड नहीं बनेगा, हमें पहले जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स है उन्हें गैसियस फेज में ले जाना पड़ता है ताकि वो आपस में रिएक्ट करे, और उसके बाद फिर वो लैटिस एनर्जी के थ्रू अपने सॉलिड स्टेट में जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मेट एम है जो हमारे सॉलिड में था, हम पहले इसे सब्लिमेट करके बाय डेल्टा एच सबलाइम इसको हम करते हैं गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट, और उसके बाद उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी को उसे आयोनाइजेशन एनर्जी देके M+1 में कर दिया। अब ये जो आयोनाइजेशन का प्रोसेस है ये हमें डिपेंडिंग ऑन किस तरह का मॉलिक्यूल हमें बनाना है, हमें एक बार भी कराना पड़ सकता है, दो बार भी, तीन बार भी। तो डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द मॉलिक्यूल। सिमिलरली ये जो हमारा X2 था ये गैसियस में था, गैसियस फेज में था। सो हमें इसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो X2 था, ये हमारे X गैसेस में आ गया, और फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बेसिकली हमें इसे X एनायन बनाना है तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी देंगे। तो ये X माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए हमारे जो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम है ना गैसेस फेज में आ चुके हैं, और दोनों ही कैटायन और एनायनिक फेज में आ सकते हैं। तो अब ये अपनी लैटिस एनर्जी जो है इसे रिलीज करते हैं और अपना कंपाउंड बना लेते हैं सॉलिड फॉर्म में। तो देखिए डेल्टा एफ सिंपली ये जितनी भी एनर्जीज इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को बनाने में यूज आई है उन सबका समेशन होता है। अब मैंने यहाँ बताया जैसे जो सब्लिमेशन है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये दोनों तो होती है एंडोथर्मिक, ये हमें एक्सटर्नली देनी पड़ती है। बट ये जो लैटिस एनर्जी होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, दीज बोथ आर एनर्जीज विच आर रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम, ये दोनों एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। सो डिपेंडिंग मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल की इन एनर्जीज का, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक एनर्जीज का सम इक्वल रहता है या अनइक्वल रहता है। ओवरऑल डेल्टा एच एफ जो है पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, सो दिस इज हाउ वी फॉर्म एनी आयोनिक कंपाउंड। अब फेवरेबल कंडीशंस फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होती है, इसका हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि बेसिकली क्या होगा ना, मेटल और नॉन मेटल के बीच ही आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होते हुए दिखते हैं। सो इसलिए हम बात करेंगे कि जो मेटल होता है उसकी लो सब्लिमेशन और
आयोनाइज़ेशन एनर्जी होनी चाहिए। अब जितना ईज़ी किसी भी मेटल को अपने सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में करना होगा और उससे इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमें रिमूव करने हैं वो होगा, उतना ही ईज़ी अब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसका किसी भी नॉन मेटल के साथ। एंड नॉन मेटल की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होनी चाहिए वो भी लो होनी चाहिए, ओके? और थर्ड होता है नॉन मेटल की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए वो काफ़ी हाई होनी चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है तो इसका मतलब कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। और लेटिस एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमएक्स शुड बी हाई, ओके? सो रिलीज्ड एनर्जी बेसिकली ज्यादा होनी चाहिए। अब रिलीज एनर्जी ज्यादा क्यों होनी चाहिए, यहाँ का कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली कि जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही है ना, वो अगर ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होगी तो ओवरऑल जो पीछे सिस्टम बचेगा उसकी एनर्जी कम रहेगी, तो इट वुड बी मोर नेगेटिव एंड मोर स्टेबल, ओके? सो ये कॉन्सेप्ट है, इस वजह से जो फेवरेबल कंडीशंस है आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की, उसमें जितनी भी एनर्जीज रिलीज हो रही है वो सब हाई होनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सम एक्सोथर्मिक एंड एमएक्स की जो लेटिस एनर्जी है वो एक्सोथर्मिक है, तो ये दोनों हाई होगी। तो हमारा जो आयोनिक बॉन्ड बनेगा वो काफी स्टेबल बनेगा और हमारा जो कंपाउंड होगा वो भी काफी स्टेबल होगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है हमारे यहाँ आयोनिक कंपाउंड्स की, तो वो एक तो आयोनिक कंपाउंड्स हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं और ब्रिटल इन नेचर होते हैं। और दूसरा होता है इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही काफी हाई होता है। तीसरी प्रॉपर्टी है सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। अब ये तो आपको आई थिंक कॉन्सेप्ट पता ही होगा कि लाइक डिसॉल्व लाइक। तो जो आयनिक सॉल्वेंट, आयनिक या फिर जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्वेबल होते हैं। और जो हमारे नॉन आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो, सॉरी, यू कैन से, हाँ, नॉन आयनिक कंपाउंड जो होते हैं या फिर कोवेलेंट जो होते हैं कंपाउंड्स, वो नॉन आयनिक सॉल्वेंट्स में काफी अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ उसी कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो हमारे आयनिक कंपाउंड्स को काफी अच्छे से डिसॉल्व कर पाते हैं। सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक H2O, ROH which is alcohol, एक्सेट्रा। नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ये बहुत जरूरी है। हमारे पास जो डायरेक्शन और ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है ना वो आयनिक में आता ही नहीं है। कितनी बढ़िया बात है। ये जो भी हमारे पास ज्योमेट्री और ये VSEPR थ्योरी है, ये सब हमारे पास कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए, आयनिक में ऐसा कुछ है ही नहीं क्योंकि कुछ डायरेक्शन ही नहीं होती है इसकी, राइट? नो प्रॉपर ज्योमेट्री, नॉन डायरेक्शनल, कांट एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो भाई सबसे बढ़िया बॉन्ड है ना, इसमें हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म का देखना है, ना हमें इसमें कोई ज्योमेट्री की देखनी है और ना हमें इसमें ध्यान देना है कि भाई क्या शेप होगा मॉलिक्यूल का, सिंपल सा हमारा मॉलिक्यूल बन जा रहा है चुपचाप। और दूसरा होता है ये कि नॉन कंडक्टर इन सॉलिड फॉर्म, बट कंडक्ट, जो हमारा आयोनिक सॉलिड है वो सॉलिड फॉर्म में तो कंडक्ट नहीं करता है, बट अगर हम उसे मेल्ट कर दे या उसे किसी भी एक्वस बेसिकली सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट में उसे डिसॉल्व कर देते हैं, तो वो होता है क्या है ना, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाता है, तो इस वजह से वो कंडक्ट करने लग जाता है इलेक्ट्रिसिटी। Now there's the small concept of isomorphism. Okay, so isomorphism क्या होता है? If two ionic compounds have some crystalline structure, then they are isomorphous. तो होता है जो कोई भी दो ionic compounds है अगर उनका crystalline structure, ना होता क्या है, इसका शेप तो होता नहीं ionic compound का since it is non directional, ना कोई ज्योमेट्री, but they are formed in a crystalline structure. इनका crystalline structure होता है। और तो अगर किसी भी दो ionic compounds का structure अगर crystalline same हो गया तो वो isomorphous कहलाए जाएंगे। अब conditions for isomorphous, फर्स्ट कंडीशन है कि बोथ आयनिक कंपाउंड्स शुड हैव सेम नंबर ऑफ आयंस। कि भाई मान लीजिए हमारे पास कोई भी आयन है B2C। अब इसमें इट इज वेरी विजिबल कि इसमें तीन आयंस है, तीन आयंस का मिलकर ये बना है। और वैसे ही मान लेते हैं हमारे पास है AD2। सो इन दोनों में ही तीन तीन आयंस है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि भाई दोनों ही जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उनमें सेम नंबर ऑफ आयंस होने चाहिए। सेकंड कंडीशन है बोथ कैटायंस शुड बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक और ऑफ कंपेरेबल साइज। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि दोनों में ही सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अपने, यू कैन से, ऑक्सीडाइज स्टेट में, सॉरी ऑक्सीडाइज नहीं, उन दोनों के कैटायन स्टेट में। जैसे मान लीजिए यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ Na प्लस एंड Mg2 प्लस। इन दोनों में ही 10-10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो होगा क्या ना, ये दोनों ही कैटायंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। थर्ड इसकी कंडीशन है बोथ एनायंस शुड बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक और सिमिलर शेप। तो अगेन वही कि जो भी हम इलेक्ट्रॉन्स की जो भी एनायंस की बात कर रहे हैं उन दोनों के ही अपने अपने आयोनाइज स्टेट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ओके, नाउ द लास्ट कंडीशन इज इफ कंपाउंड्स हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे काफी सारे कंपाउंड होते हैं, इफ यू नो, CuSO4 जो हमारा होता है ब्लू विट्रॉल, उसमें 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो इफ कंपाउंड्स हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देन दे शुड हैव सम जनरल फॉर सेम जनरल फार्मूला। तो उनका जनरल फार्मूला जो होता है ना वो सेम होना चाहिए। और इसको थोड़े एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। जैसे NaF और MgO, देखिए दोनों में दो दो ही अपने आयंस जो है वो यूज हो रहे हैं बनाने में, दो आयंस है, और कैटायंस दोनों में ही 10 इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था Na प्लस, और यहाँ Mg2 प्लस में प्रेजेंट है। और एनायंस में भी 10-10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ F माइनस है और यहाँ O2 माइनस है। सो इस तरह के जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स होंगे वो सिमिलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एग्जिबिट करेंगे और इसी कारण वो आइसोमॉर्फस कहलाएंगे। तो इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चंस आया है, तो आप इसको उस तरह ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। जैसे ये क्वेश्चन है, ये PYQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोमॉर्फस विद अदर्स। तो इसमें हमें देखना था कि भाई कौन कौन से
कंपाउंड है वो आपस में आइसोमॉर्फस नहीं है। जैसे फर्स्ट हमें दिया है ZnSO4.7H2, फिर सेकंड दिया है MgSO4.7H2। ओके, और इसके बाद ये रहा हमारा C और D। ये हमें दिया है FeSO4.7H2O, और डी वाला दिया है Na2CO3.10H2O। अब देखिए हमने फोर्थ जो पॉइंट पढ़ा, लास्ट जो पॉइंट पढ़ा था, तो उसमें यही लिखा था कि भाई जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है तो कुछ जनरल फॉर्मूला होना चाहिए। तो बाकी के जो तीन हमने ऑप्शंस देखे थे उन सब में 7 मॉलिक्यूल्स थे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, बट इस पर्टिकुलर जो डी हमारा कंपाउंड है इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो इस वजह से ही ये हमारा जो डी पार्ट हो गया ये ऑड आउट हो गया, तो ये बाकी तीन के साथ आइसोमॉर्फस नहीं हो सकता है। डिफरेंट जनरल फॉर्मूला ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नाउ कमिंग टू लैटिस एनर्जी। अब ये वो एनर्जी है बेसिकली जो एनर्जी हमने जब गैसियस फॉर्म में अपने एनायंस फॉर्म करे थे, तो उसके बाद हमने जब सॉलिड हमारा बनाया था ना, ये वाला सॉलिड बनाया था, तो इसके टाइम में जो एनर्जी रिलीज हुई थी, लैटिस एनर्जी, तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन गैसियस केटायंस एंड एनायंस कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड। और अगर हम ना ये जो हमारा सॉलिड है इसको वापस से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स में ब्रेक करते हैं ना, तो भी जो एनर्जी हमें लगेगी ना, जो हमें बेसिकली इस कम सॉलिड को देनी पड़ेगी, उसको भी लैटिस एनर्जी ही बोला जाता है। राइट, सो यू गेट द पॉइंट। तो स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स जितनी ज्यादा होती है ना, उतनी ही ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी किसी भी कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की। बेसिकली उसके बॉन्ड्स जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे आयनिक बॉन्ड दो एटम्स के बीच, उतनी ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी होगी। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, तो देखिए सबसे पहले तो चार्ज ही हो जाएगा हमारा। जो दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन है वो कितना ज्यादा है उसके ऊपर लैटिस एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड करती है, और इन्वर्सली डिपेंड करती है दोनों के रेडियाई का। अब ये रेडियाई जो है आर प्लस आर माइनस की क्या है, बेसिकली एक तो होता है नॉर्मल किसी भी एटम का उसका एटॉमिक रेडियस, राइट। तो वो जब नॉर्मल फॉर्म में होता है, राइट, एन है, तो उसका कुछ रेडियस होगा, वो होगा आर। बट जब एन ए प्लस हो जाता है, सो बेसिकली हुआ क्या ना, एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया, तो उसका रेडियस अब थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो उसको हम आर प्लस से डिनोट करते हैं। और सिमिलरली अगर हम सी एल माइनस की बात करते हैं, तो इसका रेडियस भी कुछ डिफरेंट होगा नॉर्मल सी एल से, जो एलिमेंटल सी एल है, तो इसलिए उसके लिए हम आर माइनस का यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट दैट रेडियस। सो हम उसी रेडियस की बात कर रहे हैं हम, या आयोनिक रेडियाई की बात कर रहे हैं, दोनों ही एटम्स की, दोनों ही आयंस की। So when product of charge is same, then we see for order of ionic radius। तो हमें इस ऑर्डर में ही कभी भी हमारे पास क्वेश्चन आता है ना कि भाई लैटिस एनर्जी कंपेयर करो दो या जितने भी कंपाउंड उनकी, तो पहले तो हमें देखना है कि भाई चार्ज सेम है क्या। अगर चार्ज सेम है तो ही हम इन रेडियाई के बारे में देखेंगे, और मोस्टली होता क्या है ना, या तो कैटायन सेम हो रहा होगा या एनायन सेम हो रहा होगा, या एक कोई हो सकता है ट्रेंड फॉलो कर रहे हो कैटायन या एनायन दोनों की रेडियस। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ चेंज कहाँ है हमें गिवन एलिमेंट्स के बीच, और उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि लेटेस्ट एनर्जी का क्या वो आएगा ऑर्डर। जैसे हमें यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए और ये सब पीवाईक्यूज दिए, Na2O, MgO और Al2O3। अब इसमें हमारे पास जो कैटायन है वो तो हमें दिख रही है कि सब में 10 10 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। बट यहाँ देखो सबसे पहले हम चार्ज पे देखते हैं, तो यहाँ +1 चार्ज है, राइट। दोनों ये +1 और -2 है, सो बेसिकली इसका 2 चार्ज आ जाएगा, हमें पर वो देखना था ना दोनों चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ देखिए यहाँ 2 आ रहा है, और एम जी पे +2 है और इस पे भी 2 है, सो यहाँ 4 आ जाएगा। अब एल पे +3 है और इस पे -2 है, सो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ तो चार्ज से ही पता चल रहा है कि भाई किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से जैसे जैसे चार्ज के प्रोडक्ट का सम बढ़ता गया, उसी ऑर्डर में हमारी लैटिस एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी। अब हम यहाँ पे सेकंड उसके सेकंड ऑर्डर के बारे में बात करें, तो यहाँ एल्यूमिनियम जो है वो तीनों ही कंपाउंड्स में कॉमन है, बट यहाँ हमारा जो एनायन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट वाले में हमारे पास एफ है जिसपे -1 है, फिर ओ है जिसपे -2 है, और एन है जिसपे -3 है, इसीलिए ए एल एन वो बना है। तो यहाँ देखेंगे हम तो कंटिन्यूसली हमारा जो क्यू माइनस का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जा रहा है, सो ऑब्वियसली दोनों चार्जेस का सम भी इसी ऑर्डर में बढ़ रहा होगा, तो इसलिए ए एल एन की लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद Al2O3 की, और सबसे कम होगी AlF3 की। अब हम जब हमारे थर्ड एग्जांपल पे जाते हैं, तो देखिए यहाँ हमारे पास एक तो अपने जो भी है केटायंस और एनायन दोनों पे ही -1 और +1 चार्जेस है, तो इन सब का इस चार्जेस का सम तो 1 आ जाएगा। चार्जेस का सम नहीं, सॉरी, चार्जेस का प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। तो जब हमारे पास चार्ज सेम होता है, तो अब हम देखेंगे कि भाई इसमें आयोनिक रेडियाई किसकी चेंज हो रही है, तो देखिए सब में ही Cl है यहाँ पे हमारे पास, तो हमें एनायनिक रेडियस की तो बात करनी नहीं, तो कैटायनिक रेडियस का आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग जो Li है, Li+ है, उसकी रेडियस सबसे कम होती है, तो इस वजह से जो लैटिस एनर्जी है LiCl की वो सबसे ज़्यादा होगी, राइट। हमें यहाँ देखना है कि, सॉरी ये R- ना गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये R+ होना चाहिए। ओके, सो R+ जैसे जैसे क्या कहते हैं डिक्रीज होगा, तो वैसे ही लैटिस एनर्जी इंक्रीज होगी, और ये फाइनल ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा हमारी लैटिस एनर्जी का। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया लैटिस एनर्जी के बारे में। नाउ लेट्स कम टू आवर फजांस रूल। अब फजांस रूल होता क्या है ना, ये हमें बताता है कि हमारा जो भी आयनिक कंपाउंड है उसमें कुछ कोवेलेंट नेचर भी होता है। अब आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर कैसे आ जाता है, तो ये हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फजांस रूल में बताया गया डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड
ऑफ एन आयन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो पहले पोलराइजेशन का फिनोमिनन है, इसमें होता क्या है ना, जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका डिस्टॉर्शन जब हो जाता है तो उस फिनोमिनन को कहते हैं पोलराइजेशन। अब ये डिस्टॉर्शन हो कैसे रहा है भाई, देखिए यहाँ हमारा जो है दूसरा वाला कंपाउंड है, लाइक ये जो है ना, ये दूसरा एटम है और ये हमारा फर्स्ट एटम है, तो इसका जो न्यूक्लियस है ये अपने एडजेसेंट एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुश करेगा, तो इस वजह से ये इंटैक्ट ना रह के थोड़ा सा इस तरफ यू कैन से इंक्लाइन हो जाता है। सो इसी जो इंक्लिनेशन को है, डिस्टॉर्शन को इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, इसी को हम पोलराइजेशन का नाम देते हैं। ओके, सो जस्ट सेकंड, सॉरी। ओके, तो पोलराइजेशन इन एना पोलराइजेबिलिटी, ये प्रॉपर्टी होती है एनायन की, और पोलराइजिंग पावर होती है केटायन की। सो बेसिकली जो केटायन है ना, वही तो पोलराइज कर रहा है हमारे एनायन को जिस पे नेगेटिव चार्ज है। सो इसीलिए पोलराइजेबिलिटी तो होती है एनायन की, और पोलराइजिंग पावर जो प्रॉपर्टी होती है वो केटायन की होती है। पोलराइजेबिलिटी होती है एबिलिटी ऑफ एनायन टू सफर डिस्टॉर्शन इन इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और पोलराइजिंग पावर होती है एबिलिटी ऑफ केटायन टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। तो जो हमारी पोलराइजेबिलिटी है वो डिपेंड करेगी ऑन द साइज ऑफ एनायन और ऑन दी चार्ज ऑन एनायन। ओके, और जो हमारी पोलराइजिंग पावर है वो डिपेंड करेगा चार्ज ऑफ कैटायन पे, कि भाई कितना ज्यादा चार्ज है तो उतना ही ज्यादा वो पुश कर पाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, क्योंकि जितना छोटा होगा ना हमारा कैटायन, उतना ही देखिए, उतना ही यू कैन से द पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी वुड बी हायर, राइट, क्योंकि कम सरफेस एरिया पे जो हमारा चार्ज है वो डिस्पर्स्ड है, तो इस वजह से उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है, तो काफी अच्छे तरीके से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसे अपनी तरफ खींच सकता है, उसे डिस्टॉर्ट कर सकता है, तो इस वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। अब अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, नो कंपाउंड इज 100% आयनिक, एंड फॉर एवरी कंपाउंड कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से ध्यान रखना। इससे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हो रहे होंगे फजान्स रूल के। जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पोलराइजेशन के। ओके, तो अब हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि भाई इनका ऑर्डर क्या होगा कोवेलेंट कैरेक्टर का। ओके, सो पहले हमें दिया गया है BeCl2। सो इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास जितने भी एनायंस है वो तो सेम है, बस केटायंस चेंज हो रहे हैं, और केटायंस भी देखिए हमारे ग्रुप 2 के सारे, राइट। सो इसमें हमारे पास R- तो हो गया कांस्टेंट, साइज और यू कैन से चार्ज ऑफ एनायन तो हो गया हमारे पास कांस्टेंट, और चार्ज ऑन केटायन भी कांस्टेंट है, तो अब हमारे पास फोर्थ पैरामीटर क्या बचा चेक करने का, साइज ऑफ केटायन ओनली। लाइक इफ यू लुक इन दी स्लाइड, तो हमारे पास जस्ट 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो हमें चेक करनी है इन एवरी क्वेश्चन ऑफ पजान्स रूल, और इसमें से जो भी हमारे पास कांस्टेंट है उन्हें तो हटा ही देना है सीन से, बिकॉज उनका तो कोई रोल ही नहीं है अपना कोवेलेंट कैरेक्टर डिटरमाइन करने का। तो यहाँ हमें R+ की उसको ध्यान रखना है। सो बेरिलियम का जो है Be2+, उसकी जो होती है आयोनिक रेडियस, राइट, R+, वो सबसे कम होगी, तो इसलिए इसकी जो इसमें जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा होगा, राइट, बिकॉज साइज कम है ना। तो जो बेरिलियम कैटायन है, हाँ कैटायन है, वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा यू कैन से इंटेंसिटी से अपनी तरफ डिस्टॉर्ट कर पाएगा, तो इस वजह से इसमें जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो भी बहुत ज्यादा होगा। सिमिलरली MgCl2 में उससे कम होगा, CaCl2 में उससे कम होगा, SrCl2 में उससे कम होगा, और BaCl2 में सबसे कम होगा। सो ये बेसिक कुछ ही नहीं, अपना जो पॉजिटिव कैटायनिक रेडियस का जो ऑर्डर है उसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपना ये वाला ऑर्डर चलेगा कोवेलेंट कैरेक्टर का। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl MgCl2। तो इसमें भी देखिए अपना जो यू कैन सी एनायन का साइज और एनायन का अपना यू कैन से चार्ज, वो दोनों तो सेम है। तो यहाँ पे चेंज क्या कर रहा है, कैटायन के ऊपर चार्ज। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि जितना ज्यादा कैटायन के ऊपर चार्ज होगा उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होती है, और जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा पोलराइजेशन का फिनोमिना हम ऑब्जर्व करेंगे। तो इसी वजह से Si+4 होगा, तो इसमें सबसे ज्यादा चार्ज है, तो इसलिए इसमें सबसे ज्यादा पोलराइजेशन होगा, कोवेलेंट नेचर भी इसलिए सबसे ज्यादा होगा। ऑन द सेम लाइन ऑफ थॉट AlCl3 में उससे कम, क्योंकि इसमें +3 होगा चार्ज। ओके, इस पे +3 चार्ज होगा, MgCl2 में +2 चार्ज होगा, और Na में +1 चार्ज होगा। तो बस इसी वजह से जो हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर है वो इस तरह का आ जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन, तो इसमें देखिए AlF3 Al2O3 और Aln, तो इसमें हमारा कैटायन फिक्स हो गया और कैटायन का साइज भी फिक्स हो गया, सिंस तीनों ही कंपाउंड्स में जो हमारा Al है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो वो है हमारा एनायन। ओके, तो एनायन में भी देखो हमारा चार्ज काफी ज्यादा चेंज हो रहा है, एक तो है -3, एक है -2, एक है -1। सो इसी वजह से जिस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसमें उतनी ज्यादा पोलराइज होने की कैपेसिटी होगी, तो इस वजह से जो हमारा AlN है वो सबसे सबसे ज्यादा कोवेलेंट नेचर पोजेस करेगा, उसके बाद Al2O3, उसके बाद AlF3, राइट। देखिए जैसे हमारा Q- बढ़ रहा है तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है, और इसी वजह से कोवेलेंट नेचर बढ़ रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट एग्जांपल, NaCl। इसमें भी देखिए हमारा जो एनायन है वो सेम है, और एनायन के ऊपर चार्ज भी सेम है। तो हमें इधर देखना क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट देखना है। ये बेसिकली एक
काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो इसका ध्यान रखना। हमें यहाँ पे इन केस ऑफ एस पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, देखिए ये तीनों एलिमेंट्स जो ये अलग अलग ब्लॉक के है। जो हमारा कोबाल्ट है वो आ जाएगा डी ब्लॉक में, टेलुरियम है वो आ जाएगा पी ब्लॉक में, और जो एन है वो आ जाएगा एस ब्लॉक में। तो हमें इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है उसको कंसीडर करना है। तो जैसे जो हमारा कोबाल्ट है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमारा जो टेलुरियम है उसमें 18 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसलिए इसमें कम कोवेलेंट नेचर फाइंड ऑब्जर्व किया जाएगा। और जो हमारा NaCl है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसलिए इसमें सबसे कम कोवेलेंट नेचर देखा जाता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन थर्मल स्टेबिलिटी। अब हमने ये जो पोलराइजेशन और ये पोलराइजेबिलिटी पढ़ी है ना, तो इसी का यूज लेते हुए हम एक एप्लीकेशन देखते हैं कि भाई हमारे जितने भी ये जो कंपाउंड्स है, आयनिक कंपाउंड्स, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं। ओके, सो अब इसमें ना हमें दो तरह की अप्रोच ध्यान रखनी है। तो फॉर पॉली एटमिक एनायंस, जिनमें काफी सारे एटम्स होते हैं, उन तरह के एनायंस के कंपाउंड्स, और एक मोनो एटमिक एनायंस, लाइक जैसे Cl माइनस हो गया हमारा, है ना, F माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, तो ये मोनो एटॉमिक एनायंस होते हैं। तो फॉर पॉली एटॉमिक एनायंस हमारी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो तो पोलराइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, राइट। और जो मोनो एटॉमिक एनायंस है, अगर हमें जो एनायंस दिए गए हैं, लाइक हमें बहुत सारे कंपाउंड दिए होंगे ना, 3 या 4 कंपाउंड दिए होंगे, और हमसे बोला जाएगा कि यार इनके जो है हमें थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो। तो बेसिकली हमें जो एनायंस है ना, अगर वो सेम ग्रुप के हैं, राइट, तब तो हम लैटिस एनर्जी से करेंगे। बट अगर अलोंग द पीरियड चेंज हो रहे हैं हमारे जो भी एनायंस है, तो हम पोलराइजेशन देखेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन होगी उस पर्टिकुलर केस में हमारी थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो अब हमारे पास आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स थर्मल स्टेबिलिटी ही डिफाइन करने के। तो देखिए यहाँ पे है पॉली एटॉमिक एनायंस है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो जिनको वापस से एक बार पढ़ना है, जब हमारे पास पॉली एटॉमिक एनायंस होते हैं तो हम पोलराइजेशन देखते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। तो यहाँ देखिए हमारे पास जो एनायन है वो सेम है, और कैटायंस के ऊपर जो चार्ज है वो भी सेम है। सो यहाँ हमें बस कैटायनिक रेडियस देखनी है। सो कैटायनिक रेडियस जिसमें ज़्यादा होगी उसका पोलराइजेशन कम होगा और उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो इसी वजह से यहाँ जो R2 है, राइट, इसकी R2CO3 है, इसमें जो RB है, Rb2CO3, तो इसकी जो कैटायनिक रेडियस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इसमें पोलराइजेशन कम होगा और इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। और ऑन द सिमिलर लाइन ऑफ थॉट ये ऑर्डर इस तरह का आएगा, राइट। इस तरफ जाते हुए जो भी है हमारी कैटायनिक रेडियस है वो कम होती जा रही है, तो इस वजह से जो पोलराइजेशन है ना वो इधर बढ़ता जाएगा व्हेन वी मूव राइट टू लेफ्ट। ओके, तो इस वजह से थर्मल स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज हो रही है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें भी देखिए हमारे पास जो केटायंस है उनके ऊपर चार्ज सेम है, और जो एनायन है वो पॉली एटॉमिक है। तो यहाँ भी हम सिंपली R प्लस की जो रेडियस है वो देखेंगे, तो जिसमें सबसे ज्यादा रेडियस है उसमें ज्यादा सबसे कम पोलराइजेशन है, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो ये हमारा कुछ फर्स्ट एग्जाम्पल जैसा ही सेम क्वेश्चन हो गया। नाउ आवर थर्ड एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास मोनो एटॉमिक एनायन है अगेन, और हमारे पास जो केटायंस है उनकी भी यू कैन से चार्ज सब पे सेम है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, कैटायनिक रेडियस ही देखना पड़ेगा, और अगेन ऑन सिमिलर अप्रोच हमारे पास ये आ जाता है कि भाई जिसकी कैटायनिक रेडियस ज़्यादा होगी उसमें कम पोलराइजेशन होगा और उसमें थर्मल स्टेबिलिटी हाई होगी। सो इस वजह से ये ऑर्डर भी इस तरह का आ जाता है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। अब हमारे पास आया है मोनो एटॉमिक एनायन, राइट। और मोनो एटॉमिक एनायन में मैंने क्या बताया था कि भाई आपको अगर अलोंग दी ग्रुप हमारे केटायंस आ जाते हैं तो हम अलग अप्रोच यूज करते हैं। तब हम क्या देखते हैं कि लैटिस एनर्जी का ट्रेंड क्या फॉलो हो रहा है हमारे दिए गए कंपाउंड्स में। और अगर हमारे पास अलोंग दी पीरियड केटायंस आ जाते हैं, राइट, तो हम देखते हैं कि भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसमें थर्मल स्टेबिलिटी पोलराइजेशन के। सो यहाँ हमारे पास अलोंग दी ग्रुप दिए गए हैं जितने भी हैं केटायंस, तो इसमें हम देखेंगे कि भाई जो रेडियस है वो बढ़ रही है जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, तो जो हमारी यू कैन से लैटिस एनर्जी होगी वो डिक्रीज होगी, तो इस वजह से जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रही है। नाउ सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो हो रहा है। हमारे पास जो एच है वो कॉमन दिया हुआ है सब में, और जितने भी हमारे पास कैटायंस है वो अलोंग दी पीरियड दिए हुए हैं, राइट, अलोंग दी फर्स्ट पीरियड। तो इस वजह से व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट तो हमारी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज कर रही है ड्यू टू इंक्रीजिंग कैटायनिक रेडियस। नाउ आवर लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल NaCl MgCl2। अब इसमें हमारे पास जो एनायन है वो सेम है, बट कैटायन इज अलोंग दी पीरियड। तो अलोंग दी पीरियड में हम क्या चेक करेंगे कि पोलराइजेशन कितना हो रहा है। तो पोलराइजेशन के लिए सिंपली हम इसका चार्ज चेक कर लेते हैं अपने केटायंस का। तो SiCl4 का चार्ज सबसे ज्यादा होगा, चार्ज सबसे ज्यादा होगा तो इसमें पोलराइजेशन भी उतना ही ज्यादा होगा, और थर्मल स्टेबिलिटी इसकी जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। तो इस वजह से इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, देन AlCl3, देन MgCl2, एंड देन NaCl। सो ये थे हमारे क्वेश्चंस टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। अब कुछ हीटिंग इफेक्ट्स पे आ जाते हैं हम। तो हीट होता क्या है ना, जब हम हमारे इस ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इन्हें हीट करते हैं तो काफी अलग अलग तरह के हमें कंपाउंड्स मिलते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। सो फर्स्ट आर मेटल कार्बोनेट्स। तो जब भी हम मेटल कार्बोनेट्स को हीट करते हैं तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है अलॉन्ग विद CO2, एक्सेप्ट कार्बोनेट्स ऑफ
सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। ओके, तो यहाँ नीचे कुछ हमने एग्जांपल्स दे रखे, जैसे हमने जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिल गए। इसी तरह से ये सारे रिएक्शंस आपको एक बार देख लेने हैं, और ये दोनों रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब Na2CO3 और K2CO3 को हम हीट करते हैं ना, तो सिर्फ इनकी मेल्टिंग होती है, इनका कोई डीकम्पोजिशन नहीं होता है, मतलब जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिलीज नहीं होता है। ओके, सो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इसको आप दिमाग में रखिएगा कि जब भी हम Na2CO3 और K2CO3 को हीट करते हैं तो इनकी सिर्फ मेल्टिंग होती है, इनका डीकम्पोजिशन नहीं होता है। नाउ मूविंग ऑन टू मेटल नाइट्राइड्स। तो जब हम मेटल नाइट्राइड्स को हीट करते हैं तो ऑफकोर्स मेटल ऑक्साइड मिलेगा, उसके साथ NO2 और ऑक्सीजन मिलता है। ओके, अब यहाँ जो नाइट्राइड्स है, ये वाली रिएक्शन सभी नाइट्राइड्स के लिए होगी एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। राइट, जो हमारे यहाँ थे एलिमेंट्स वही यहाँ है। तो ये भी इनके जो नाइट्राइड्स है वो अलग तरह की रिएक्शन शो करते हैं। बाकी जितने भी हमारे पास नाइट्राइड्स होंगे सेम तरह की रिएक्शन शो करेंगे, एज यू कैन सी ये सारे रिएक्शन जो है। अब यहाँ देखिए, ये वाली जो AgNO2 की रिएक्शन है ना, AgNO3 की, ये कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि हमारा जो AgO होता है ना, वो अनस्टेबल होता है और वो AgO अंडरगोज डीकम्पोजिशन अपने आप से ही, और ये भी Ag और AgO2 में ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए AgNO3 को जब हम हीट करते हैं ना, तो हमें Ag एलिमेंटल स्टेट में मिल जाता है, और NO2 और O2 जो हमें मिलता है वो मिल ही जाता है। राइट, और एक है MnO3 की रिएक्शन, जब हमारे पास ये सोडियम, कैल्शियम, सॉरी सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम हो, तब क्या होता है? तो जब इनको हीट करते हैं ना, तो हमें मेटल नाइट्राइड मिलता है अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन। जैसे NaNO3 को हमने हीट किया तो हमें क्या मिलेगा? NaNO2 प्लस ऑक्सीजन। राइट, तो ये हो गया हमारा मेटल नाइट्राइड वाला पार्ट। नाउ मूविंग ऑन टू मेटल हाइड्रोक्साइड्स। तो जब हम मेटल हाइड्रोक्साइड्स को हीट करते हैं तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है और H2O मिलता है। अब ये वाली रिएक्शन सभी मेटल हाइड्रोक्साइड्स फॉलो करते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये देखिए, आप एग्जांपल देख सकते हैं, जब हमने MgOH2 को हीट करा तो हमें मिला MgO प्लस H2O। राइट, नाउ मेटल बाइकार्बोनेट्स। तो मेटल बाइकार्बोनेट्स में क्या होता है? जब हम इन्हें हीट करते हैं तो हमें मेटल कार्बोनेट मिलता है, साथ में CO2 मिलता है, साथ में H2O मिलता है। सिंपल, बस ऊपर हमें CO2 नहीं मिल रहा था, यहाँ हमें CO2 मिल जाता है। इतना ही ध्यान रखना, और ये भी सारे मेटल कार्बन बाइकार्बोनेट फॉलो करते हैं यही रिएक्शन। तो हम एक्सेप्शन सिर्फ फॉर नाइट्रेट्स और कार्बोनेट्स के लिए देखने को मिले थे। एंड नाउ मूविंग ऑन टू मेटल सल्फेट्स। तो मेटल सल्फेट्स को जब हम हीट करते हैं तो हमें मेटल ऑक्साइड्स और SO3 ऑब्टेन होती है, और ये भी सारे ही मेटल सल्फेट्स फॉलो करते हैं। जैसे देखिए, ZnSO4.7H2 को जब हीट करा तो ZnSO4 मिला, और इसको फिर अगेन हीट करा। बेसिकली फर्स्ट हीटिंग में हुआ क्या ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सारा इवेपोरेट करा गया हमारे कंपाउंड के अंदर से। फिर इसे फर्दर हीट करा तो हमें ZnO मिल गया विद SO3। और सिमिलरली CuSO4 को जब हमने हीट करा तो पहले इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकला, और उसके बाद हमें CuO प्लस SO3 मिल गया। अब ये वाली जो 2 रिएक्शंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें होता क्या है ना, हमें मेटल ऑक्साइड तो मिलता है, बट एज़ जो एमओ फॉर्म का है वो नहीं मिलता है, और उसके साथ-साथ कुछ और भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे FeSO4 को जब हम हीट करते हैं तो पहले तो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो गया, राइट? और उसके बाद जब हम वापस हीट करते हैं तो हमें फेरिक ऑक्साइड ऑब्टेन होता है अलॉन्ग विथ SO2 एंड SO3। इसमें SO2 भी एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलता है। और जब CaSO4, ये हमारा जिप्सम है जो हम सीमेंट में ऐड करते हैं टू डिले द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग, राइट? तो जब हम इसको हीट करते हैं तो पहले तो हमारा हाफ H2O बचता है, और इसको क्या बोलते हैं हम? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एस ब्लॉक में भी आती है, इवन तो आपके हट चुका है एस ब्लॉक, बट डू कीप दिस रिएक्शन इन योर माइंड। सो इसको हम जब वापस से हीट करते हैं तो हमें ड्राइड आउट प्लास्टर मिलता है। ओके, और जब फाइनली हीट करते हैं तो हमें मिल जाता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड विद SO3। तो इसमें एक्सेप्शन कुछ नहीं था, बस इसके जो ये बीच के इंटरमीडिएट स्टेप्स है ना, इनको जरूर याद रखिएगा, और इनके नाम याद रखिएगा कि भाई ये जिप्सम होता है, ये POP होता है, और पहले हाफ H2O निकल बच जाता है, और उसके बाद जब हम पूरी तरह से ड्राई कर देते हैं ड्राइड आउट प्लास्टर बचता है, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू आवर मेटल क्लोराइड्स। तो मेटल क्लोराइड्स में क्या होगा ना, अगर हमारा मेटल क्लोराइड प्रीडोमिनेंटली आयोनिक नेचर शो करता है, तब तो इसको सिंपली हीट करने पे इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट जाएगा और हमें जो हमारा मेटल क्लोराइड है वो ही मिल जाता है। बट अगर मेटल क्लोराइड कोवेलेंट नेचर रखता है प्रीडोमिनेंटली, तो होगा क्या ना, पहले तो हमें मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, और जब इसको फर्दर हीट करेंगे तो हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड। जैसे यहाँ हम कुछ अपने एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। सो हियर इज आवर एग्जाम्पल। कैल्शियम क्लोराइड और बेरिलियम क्लोराइड, ये दोनों ही हमारे आयोनिक नेचर शो करते हैं प्रीडोमिनेटली। तो जब हम इनको हीट करेंगे तो सिंपली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा, और हमारे जो मेटल फ्लोराइड है वो बच जाते हैं। बट AlCl3 और MgCl2 ये दोनों ही हमारा कोवेलेंट नेचर शो करते हैं, राइट? तो इन दोनों की वजह से जो हम इसको फर्स्ट हीट करते हैं तो हमें हाइड्रोक्साइड मिलते हैं, और इन्हें फर्दर हीट करने पर हमें रिस्पेक्टिव यू कैन से मेटल ऑक्साइड्स ऑब्टेन होते हैं। तो ये थे हमारे मेटल क्लोराइड्स की बात। और लास्टली आ जाते हैं हमारे अमोनियम सॉल्ट्स। तो अमोनियम सॉल्ट्स को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जब हम इन्हें हीट करते हैं तो अमोनियम के साथ हमारे कौन सा एनायन प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें NH3 मिलेगा या फिर N2 और N2O मिलेगा। तो ये देखिए, ये पूरी मैंने लिस्ट लिख रखी है कि जब वीक या नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायंस होते हैं
तो हमें मिलता है NH3। और जब हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एनायंस होते हैं, राइट, तब हमें मिलता है N2 या फिर N2O। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल है कार्बोनेट का, अमोनियम कार्बोनेट। इसको हीट करा तो अमोनियम कार्बोनेट क्या होता है ना, वीक और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन है। तो इसको हीट करने पे हमें सिंपली NH अमोनिया मिल गया अलॉन्ग विद H2O एंड CO2। और जब हम अमोनियम सल्फेट को करते हैं, सल्फेट भी हमारा वीक या फिर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, तो इसके साथ भी अमोनिया मिल गया। ऑक्सीडाइजिंग एनायंस होते हैं तो रिएक्शंस इस तरह होती है जहाँ हमें N2O या फिर N2 प्रोडक्ट मिलता है। नाउ मूविंग ऑन टू सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तो जब हमारे आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं तो वो जैसा हमने पढ़ा था कि भाई जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें सॉल्युबल होते हैं, तो वो कितने ज़्यादा सॉल्युबल होंगे वो हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में डिफाइन कर रहे होंगे। तो व्हेन आयोनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व इन H2O, राइट, वाटर फॉर्म्स इंटरेक्शन विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस एंड रिलीज हाइड्रेशन एनर्जी। तो होगा क्या ना, मान लेते हैं हमारा जो Na+ है वो वाटर में आ गया, तो वाटर का जो ऑक्सीजन है ना वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। और मान लीजिए हमने NaCl डिसॉल्व किया, तो जो Cl- है ना, तो वाटर का जो H है, राइट, वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो ड्यू टू दीज इंटरेक्शंस होता क्या है ना, हाइड्रेशन एक एनर्जी रिलीज होती है। लाइक जहाँ भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा वहाँ पे ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज होगी। सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दीज इंटरेक्शन सम एनर्जी इज लिबरेटेड इन द सिस्टम, और इसी लिबरेटेड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है हमारे जो भी चार्जेस है उनके प्रोडक्ट पे, और इन्वर्सली डिपेंड करती है उनके रेडियस पे, राइट। क्योंकि देखिए जितना छोटा हमारा एनायन होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग वो इंटरेक्शंस बनाएगा वाटर के साथ, और जितने स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस बनाएगा ना उतनी ज़्यादा हमारी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। नाउ हियर इज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट कि भाई अगर जो हमारी हाइड्रेशन एनर्जी है वो हमारे आयोनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होती है तो कंपाउंड काफ़ी इजीली सोल्यूबल होता है वाटर में। बट इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन लैटिस एनर्जी तो कंपाउंड इनसॉल्युबल होता है, काफ़ी स्कैर्सली सोल्यूबल होता है, राइट। तो इसी वजह से एक हाइड्रेशन, अब होता क्या है ना, जब हम वाटर में अपने एनायन या कैटायन जिसको भी डिसॉल्व करते हैं तो एक तो आयनिक रेडियस होती है गैसियस फॉर्म में। बट अगर हमने हमारे सॉल्ट को या जो भी आयनिक कंपाउंड है उसे वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो होगा क्या ना, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि हमारे कैटायन को काफ़ी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड कर लेते हैं वाटर के अंदर, तो उसकी वजह से उनकी जो रेडियस है ना किसी भी कैटायन की वो इंक्रीज हो जाती है, तो उसे ही हम कहते हैं हाइड्रेटेड रेडिया है, राइट। तो हाइड्रेटेड एरिया में होता क्या है ना, जितना छोटा हमारा केटायन होगा उसके उसकी कैपेबिलिटी टू इंटरेक्ट फॉर्म इंटरेक्शंस विद द सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स उतनी ही ज़्यादा होगी, तो इस वजह से उसकी जो हाइड्रेशन रेडिया है ना वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो सिमिलरली होगा क्या ना, जो हमारा Li+ है, अब इसकी जो गैसेस फॉर्म में तो रेडियस जो होती है वो काफ़ी छोटी होती है, बट ड्यू टू द स्मॉल रेडियस ओनली जो लिथियम पॉजिटिव है +1 वो काफ़ी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट कर पाता है, तो इस वजह से इसकी जो हाइड्रेटेड रेडियस है वो सबसे ज़्यादा होती है। सिमिलरली यही हमारा ट्रेंड फॉलो होता है, जितनी छोटी रेडियस उतनी बड़ी हाइड्रेटेड रेडियस, राइट। और मोबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है ना, ऑब्वियसली आयन बड़ा हो चुका है तो उसके लिए टू मूव फ्रीली इन द सिस्टम वुड बी मोर डिफिकल्ट। वाटर सिस्टम की बात करें हम मोबिलिटी में, राइट, जब वो पानी में डिसॉल्व है तो उसकी मोबिलिटी उतनी ही कम होगी जितनी बड़ी उसकी रेडियस होगी, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी उतना ही कम होगा, सिंस वो मूव ही बहुत धीरे कर पा रहा है, बहुत कम कर पा रहा है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना भी उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये जो हाइड्रेटेड रेडियस है दिस डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑफ एन आयन एंड इनवर्सली ऑन द साइज ऑफ आयन, राइट। ये मैंने आपको बता दिया था कि जितना छोटा साइज होगा उतना ज़्यादा चार्ज होगा और उतने ज़्यादा ही वाटर मॉलिक्यूल से वो पर्टिकुलर कैटायन इंटरेक्ट कर पाएगा। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस सॉल्युबिलिटी ऑफ एस ब्लॉक कंपाउंड्स। तो इसमें होगा क्या ना, स्मॉलर एनायंस जैसे कि F- है, O2- है, OH- है, तो इस केस में तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी ऑफ द कंपाउंड। वही अगर हमारा एनायन जो है वो काफ़ी बड़ा है, जैसे हमारे पॉली एटॉमिक एनायंस होते हैं कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, ClFO-, HCO, ये बाइकार्बोनेट, तो इसमें हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी हाइड्रेशन एनर्जी के, राइट। सो ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जांपल विच इज BOH वोल्ट वाइज। अब OH क्या है, हमारा स्मॉल एनायन है, तो इसके लिए हम लैटिस एनर्जी कंसीडर करेंगे। अब तो हमारे पास यहाँ एनायन तो सब में सेम है, केटायन में हम देखते हैं कि हमारा जो चार्ज है वो भी सब में सेम है, तो हम हमारी कैटायनिक रेडियस देखते हैं, राइट। तो जिसकी कैटायनिक रेडियस सबसे कम होगी उसमें चार्ज उतना ही, उसकी लैटिस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, और लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, सिंपल है। तो यहाँ पे होगा क्या ना, जो हमारा SR है उसकी जो यू कैन से R+ है, राइट, वो काफ़ी बड़ी होती है, तो इस वजह से होगा क्या ना, उसकी लैटिस एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। अब लैटिस एनर्जी कम हो गई तो सॉल्युबिलिटी उतनी ही बढ़ गई, तो इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। और उसके बाद हमारी सॉल्युबिलिटी होगी कैल्शियम हाइऑक्साइड की, देन MgOH वोल्ट वाइज, देन BOH वोल्ट वाइज। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन ड्यू टू स्मॉल एनायन। अब हमारे पास है सल्फेट्स। अब सल्फेट जो है हमारा वो लार्ज एनायन के अंदर कंसीडर होगा, तो इसमें हमें हाइड्रेशन एनर्जी देखनी पड़ेगी। अब हाइड्रेशन एनर्जी के लिए आप देखेंगे चार्ज तो हमारे एनायन और कैटायन दोनों पे सेम है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट साइज ऑफ आर आयंस तो हम देखेंगे
कि यहाँ बी का आयन सबसे कम होता है, तो इस वजह से इसकी हाइड्रेटेड रेडियस सबसे ज़्यादा होगी, तो हाइड्रेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, तो इस वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, देन MgSO4, देन CaSO4 एंड देन SrSO4, राइट। तो ये तो था हमारा एस ब्लॉक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी के लिए कॉन्सेप्ट। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें हम देखते हैं कि भाई हमारा कोवेलेंट या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर या फिर पोलराइजेशन कितना हो रहा है, राइट। जितना ज़्यादा हमारे पास कोवेलेंट नेचर होगा उतना ही कम उसकी पर्टिकुलर कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी होती है, राइट। जैसे AgF, AgCl, AgBr, AgI, इसमें सिर्फ AgF जो है ना, वो हमारा यू कैन से आयनिक कैरेक्टर शो करता है, बाकी जितने भी है ये कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं, राइट। तो इसमें देखिए R माइनस बढ़ता जा रहा है, पोलराइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो इस वजह से जो हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर है वो बढ़ रहा है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। बट यहाँ कुछ एक्सेप्शन होता है कि जो ग्रुप 2 के फ्लोराइड्स है और BeF2 है, ये हाईली सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान रखना कि जो ग्रुप 2 के फ्लोराइड्स हैं, सिर्फ फ्लोराइड्स, और BeF2 है, ये हाईली सॉल्युबल हो जाते हैं ड्यू टू देयर हाई हाइड्रेशन एनर्जी। और इनका ऑर्डर कुछ इस वजह से जो है हमारा बेरिलियम फ्लोराइड, ये सबसे ज़्यादा सॉल्युबल हो जाता है, फिर BaF2, फिर SrF2, देन CaF2 एंड MgF2। और दूसरी बात है, ग्रुप 1 के जो कार्बोनेट्स और बाय कार्बोनेट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग, तो ये भी एक एक्सेप्शन है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखना कि जो Na2CO3 है उसकी सबसे कम सॉल्युबिलिटी होगी, देन K2CO3, देन RbCO3 और फिर CS2CO3, ओके। एंड सिमिलरली NaHCO3, तो ये दोनों ही ट्रेंड जो है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में फॉलो होते हैं, और ये एक्सेप्शन है, इसको काफी अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि इस पे आई रिमेंबर लास्ट टाइम एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था जो काफी बच्चों ने गलत किया था, तो ये एक्सेप्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना सॉल्युबिलिटी के रिगार्डिंग। नाउ कमिंग टू मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आवर सॉलिड। तो मेल्टिंग पॉइंट में होगा क्या ना, या तो हमारा भाई जो कंपाउंड है वो कोवेलेंट होगा या आयनिक होगा या मॉलिक्यूलर होगा, राइट। तो जो कोवेलेंट सॉलिड्स है उनकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, देन आयनिक सॉलिड एंड लास्टली मॉलिक्यूलर सॉलिड, ओके। सो जैसे कोवेलेंट में हमारा आ जाता है डायमंड, डायमंड की हमारे पास पता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है, फिर आता है NaCl जो हमारा नॉर्मल सॉल्ट होता है, उसकी इससे कम होती है, लास्टली H2O, H2O सॉलिड जो हमारा आइस है उसकी तो बहुत ही कम होता है मेल्टिंग पॉइंट। बट इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स हमें दिए गए और उसमें हमें बोला गया कि भाई इनकी मेल्टिंग पॉइंट हमें कंपेयर करना है, तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे लैटिस एनर्जी, ऑफ कोर्स जिसकी लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा उतनी ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। और पोलराइजेशन आप देखेंगे कि जितना कोवेलेंट नेचर किसी भी उसमें होगा आयनिक कंपाउंड में उतनी ही कम उतना ही कम उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है ना, हमने देखा है कि आयनिक कंपाउंड में हमें मेजरली दो तीन पैरामीटर्स ही है जो चेक करने हैं टू डिटरमाइन वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स फॉर गिवन आयनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले तो हमारा लैटिस एनर्जी आ जाता है, उसके बाद पोलराइजेशन आ जाता है, और तीसरा है हाइड्रेशन एनर्जी। ये तीन ही पैरामीटर्स जो है वो हमें ध्यान रखने किसी भी कंपाउंड के लिए कि हमें कैसे डिटरमाइन करना है, और उसके बाद हम काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जेई मेंस के। सो नाउ कमिंग टू कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ हमारा आयनिक बॉन्ड वाला पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है इस सब के साथ, एंड वी आर रेडी टू स्टार्ट कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ना, इट इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स हैविंग सिमिलर और कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड सबसे पहले तो बनता कैसे, जैसे हमने देखा आयनिक बॉन्ड जो था उसमें तो जो दो एटम्स थे उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस काफी ज्यादा था, एक तो मेटल था और एक नॉन मेटल था, राइट। बट यहाँ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस होते हैं ना वो कंपेरेबल होते हैं या फिर इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं। तो इस वजह से इनमें होता क्या है ना, इंस्टेड ऑफ कंप्लीट शेयरिंग हमारे या पास इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है दोनों ही एटम्स के बीच, राइट। तो अब हमें यहाँ पे एक टर्म पढ़नी है वैलेंसी। अब वैलेंसी दो तरीके होती है, एक तो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, कोवैलेंसी होती है। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एलिमेंट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ओके। और कोवैलेंसी क्या होती है, इट इज नंबर ऑफ कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म बाय एन एटम। तो वही लॉस्ट या गेन करने का इलेक्ट्रॉन तो किसमें होगा, अपना आयनिक में, राइट। आयनिक कंपाउंड में हम कोई भी वो है एटम है वो या तो लॉस करेगा गेन करेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रोवैलेंसी की तो बात होनी नहीं है, हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसके अंदर कोवेलेंसी की ही बात होनी है। तो ये कुछ नॉर्मल सी इन्फो थी कि जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है सेकंड पीरियड में वो होती है 4, और थर्ड पीरियड में होती है 7, और नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट। बेसिकली भाई किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही तो वो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड्स वो बनाएगा। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सेकंड टर्म जो हमें पढ़नी है यहाँ पे वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। सो इट इज नंबर ऑफ एटम्स इन सराउंडिंग बॉन्डेड बाय अ सिंगल बॉन्ड, कि एटलीस्ट एक सिंगल बॉन्ड तो है, उससे कितने एटम्स जुड़े हुए हैं किसी भी सेंट्रल एटम पे। जैसे यहाँ हमारे पास CH4 दिया गया है मीथेन, तो ये 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है बाय अ सिंगल बॉन्ड, तो इसकी कोवेलेंट इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, कार्बन का C4 हो गया। और सिमिलरली हमें CO2 दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें देखिए एक एक सिंगल बॉन्ड तो है ही अलॉन्ग विद पाई बॉन्ड, जिससे कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कार्बन का वो हो जाता है 2, ओके। नाउ एक सेकंड ये मैं एरो हटा दूं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। नाउ यहाँ पे पॉइंट क्या लिखेगा, इवन फॉर स्पीशीज हैविंग 7 कोवेलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर कैन नॉट बी मोर देन 6,
ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग एंड रिपल्शन, कि भाई कोवेलेंसी तो 7 है अगर आपके पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट 7 बॉन्ड यूजुअली नहीं बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज़्यादा हो जाता है जो हमारे साइड एटम्स होंगे उनके बीच में, कि उससे ज़्यादा की कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे देखी ही नहीं जाती है। ओके, नाउ स्ट्रक्चर ड्राइंग ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। अब भाई हमने पढ़ा था कि आयोनिक बॉन्ड है वो तो नॉन डायरेक्शनल होता है, भाई उसमें स्ट्रक्चर ज्योमेट्री इसका बात ही नहीं था, बस हमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखना था कि सेम है या नहीं है, अगर सेम है तो आइसोमॉर्फस होंगे, नहीं तो कोई रिलेशन नहीं है। बट यहाँ हमें स्ट्रक्चर के बारे में भी देखना पड़ेगा, शेप के बारे में भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल सेंट्रल एटम कंपाउंड्स की, भाई जब हमारे पास एक ही सेंट्रल एटम हो, राइट, तो सेंट्रल एटम सबसे पहले तो चूज कैसे करना है हमें गिवन कंपाउंड में। कोई भी हमें कोवेलेंट कंपाउंड दिया गया है तो उसके अंदर सेंट्रल एटम चूज करने के ये 4 पॉइंट्स है कि सबसे पहले तो जो सबसे कम हो नंबर में, राइट, वही हमारा सेंट्रल एटम होता है। दूसरी बात, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला। और दूसरी बात, हाई कोवेलेंसी रखने वाला, कि भाई जो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सके, अब जो मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है उसी को तो हम बनाएंगे हमारा सेंट्रल एटम। और लास्ट इज स्मॉल इन साइज, राइट, क्योंकि वो जितना ज़्यादा स्मॉल होगा उतना ज़्यादा उसका न्यूक्लियस पास होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के, तो वो बॉन्ड को अच्छे से फॉर्म कर पाएगा। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है, जनरली दीज एटम्स बिहेव एज सराउंडिंग एटम्स। ये तो जनरली एक ऑब्जर्वेशन है जस्ट जो मैंने लिखी है, कि भाई ये जो एटम्स है ये ही जनरली जो है साइड एटम्स की तरह या सराउंडिंग एटम्स की तरह बिहेव करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट। अब भाई देख लो, जैसे तुम मान लो अपने पास गिवन है, जस्ट एक एग्जाम्पल ले लो, Cal4 2 माइनस। अब ये 2 माइनस चार्ज है ना अपना, ये जब भी हम वो ड्रॉ कर रहे होंगे तो सबसे हम Cl पे पहले ये माइनस चार्ज नहीं देंगे, हम देंगे ये माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे, राइट। जैसे मान लो ये मैंने O बना दिया, ये O बना दिया, ये O बना दिया, ये O बना दिया। तो हम ट्राई करेंगे कि सबसे पहले हमें जो नेगेटिव चार्ज है ना वो इधर 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 असाइन करें, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड्स बनाए ये वाली, राइट। सो इसका मतलब ये है जो हमने पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट एंड ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट ऑलवेज प्रोवाइड नेगेटिव चार्ज टू ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो नेगेटिव चार्ज है हमारे ओवरऑल एटम या जो भी है मॉलिक्यूल उसका, हमें वो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना है। और एक्सेप्ट अबव कंडीशन प्रोवाइड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज टू सेंट्रल एटम ऑलवेज। तो ये 2 पॉइंट्स काफी ध्यान रखना है, ये आई एम टेलिंग यू बहुत हेल्प करेंगे आपकी किसी भी तरह का वो बनाने के लिए, व्हाट डू यू से स्ट्रक्चर। सो यहाँ आप कुछ एग्जांपल्स थे, जैसे BO3 माइनस, तो इसमें हमने सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन को ही माइनस 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 दे दिया है, और उसके बाद सिंगल सिंगल बॉन्ड से हमारे इसको बोरॉन को ऑक्सीजन से जोड़ लिया है। अब BF3 में भी सेम किया है। BF4 में देखो, यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था और माइनस चार्ज है, तो हमने सीधा पहले वो हमारे बोरॉन को माइनस चार्ज दे दिया और उसके बाद 4 बॉन्ड से F जोड़ दिया है। BeCl2 में देखिए सिंपली B के साथ 2 Cl जोड़ दिए, BeCl2 2 माइनस। अब यहाँ हमने हमारे बेरिलियम को ही 2 माइनस चार्ज दिए और 4 क्लोरीन जोड़ दिए हैं, राइट। सो ये सब हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स है, इनके आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देना खुद से, बिकॉज एक एक स्ट्रक्चर को अगर मैं डिस्कस करूंगा तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो इट वोंट बी अ गुड वाइज थिंग टू डू हियर। अब जैसे देखिए ये वाला का थोड़ा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, NO2 माइनस। तो NO2 माइनस में देखो, जब हम ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हमने फटाक से जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो NO को, जो हमारा ऑक्सीजन है उसको दे दिया और दूसरे वाले ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया है। अब यहाँ हमारे पास एक नोट आ जाता है, वो क्या है, इन केस ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, सेकंड पीरियड ध्यान रख पाना, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, इफ मोर देन 4 bonds आर फॉर्म्ड देन ब्रेक वन पाई बॉन्ड एज दे कांट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका हमें ध्यान रखना है बनाते वक्त। जैसे हम देखिए नॉर्मली तो हमने बना लिया, जैसे NO3 माइनस है तो हमने एक नेगेटिव चार्ज तो दे दिया अपने उसको ऑक्सीजन को, राइट। और डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अब देखो भाई यहाँ डबल बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड बन गया था, या 5वां बॉन्ड था। बेसिकली हुआ क्या था ना, एक सेकंड, मैंने यहाँ भी एक डबल बॉन्ड बना दिया होगा, है ना। फिर करा क्या ना, मैंने उसको ब्रेक कर दिया। उस नोट में यही लिखा है कि भाई हमें अगर अपना सही वाला वो बनाना है ना स्ट्रक्चर, तो हमें करना क्या है ना, जहाँ भी सेकंड ग्रुप के एलिमेंट दिख जाते हैं जैसे नाइट्रोजन, तो हमने पहले तो अपना ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज देके सारे बॉन्ड बना लो, फिर काउंट करो कि भाई हमने 4 बॉन्ड से ज्यादा तो नहीं बना दिया। अगर 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड बना दिए, सिंपली एक बॉन्ड को तोड़ दो, और जो थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रखता है जैसे ऑक्सीजन, उसे नेगेटिव चार्ज दे दिया और नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज दे दिया। इसे एक और कुछ एग्जांपल्स आप करेंगे तो आपको समझ आने लग जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखो NH4 है तो सिंपली ऑक्सीजन तो है नहीं है, तो प्लस हमने चार्ज अपने नाइट्रोजन को ही दे दिया सेंट्रल एटम को, और हाइड्रोजन हमने चार्ज जोड़ दिए। तो ये सब आप ड्रॉ करके देखना। जैसे ये एक और वही वाला जो हमने नोट लिखा था उसके ऊपर एग्जांपल आ जाता है NOF3। तो मैंने सिंपली क्या करा, N के साथ N पे मैंने क्या करे, 3 तो F जोड़ दिए, तो ये तो हो गए 3 बॉन्ड। और यहाँ ना मैंने 2 बॉन्ड बना दिए थे गलती, 2 बॉन्ड बना दिए थे गलती से, तो क्या हमारी जो अप्रोच अभी तक चल रही है उसके अकॉर्डिंग 2 बॉन्ड बना दिए थे ऑक्सीजन के साथ, पर टोटल कितने हो गए भाई, 5 बॉन्ड हो गए। अब नाइट्रोजन 5 बॉन्ड थोड़ी बना सकता है, तो एक बॉन्ड सिंपली तोड़ देना और हमारा जो नाइट्रोजन है ना उसके ऊपर प्लस चार्ज कर देना और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज कर देना। अगर आप ये वाली अप्रोच फॉलो करोगे ना तो आपकी कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर गलत होने के चांस नहीं होंगे, राइट। और यही जो हमारी यू कैन से शॉर्ट ट्रिक है, ये आप सभी नाइट्रोजन कंपाउंड में फॉलो करोगे ना तो आपके जो पी ब्लॉक के अंदर कंपाउंड्स ड्रॉ करने के वो रहते हैं,
व्हाट डू यू से, बहुत हमें डिफिकल्टी आती है भाई कि ये वाला कंपाउंड कैसे ड्रॉ होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये जो हमारा कंफ्यूजन है ना, ये काफ़ी दूर हो जाएगा और हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो ये यहाँ पे काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं, इन सबको आप ड्रॉ करके देखना, प्रैक्टिस करके देखना। अभी तक मैंने जितने भी रूल्स बताए, जितने भी एग्जांपल्स आपके सामने ड्रॉ करके बताए, सब सेम लाइन ऑफ थॉट पे ड्रॉ करे गए हैं, तो आई डोंट थिंक आपको इसमें कोई इशू या परेशानी आनी चाहिए। सो लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट। सो ये हमारे आ गए जिनॉन के कंपाउंड्स कुछ, इनको भी सेम ही लाइन ऑफ थॉट पे ड्रॉ किया गया है। अब ज़ीनॉन तो क्या है, 8 बॉन्ड्स बना सकता है, तो यहाँ वो नाइट्रोजन वाली इशू नहीं है कि भाई अगर 4 से ज़्यादा बॉन्ड हो गए तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बना सकता है ज़ीनॉन, राइट। तो देखिए जैसे अब यहाँ 2 और 2 4 और 4, यहाँ 8 बॉन्ड्स बना रहा है ज़ीनॉन, राइट। तो यहाँ हम बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ 6 बॉन्ड्स बना रहा है ज़ीनॉन, तो यहाँ चलता है। बट नाइट्रोजन के साथ नहीं चलता, बिकॉज नाइट्रोजन कांट accommodate more than 8 electrons in its valence shell, क्योंकि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल तो है ही नहीं, तो वो कहाँ रखेगा भाई सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है फॉर्मल चार्ज का। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑन पर्टिकुलर एटम इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब हमने लुईस, ये ऊपर जितने भी स्ट्रक्चर बनाए थे ना भाई, ये हमारे थे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, तो इसके अंदर किसी भी उसके ऊपर चार्ज कितना है, हमने जो भी अभी तक रूल्स पढ़े ना, उसी रूल्स के अकॉर्डिंग चार्ज, सॉरी उसी रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेने अपने को। और आफ्टर ड्राइंग दी स्ट्रक्चर हमें देखना है कि भाई कितना चार्ज पर्टिकुलर एटम पे, वही हमारा फॉर्मल चार्ज होगा। अब जैसे हमने काफियों में अपने बॉन्ड ब्रेक करे थे, तो अगर एन के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, तो हमारा नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, +1। और दूसरे जो सराउंडिंग एटम्स है उनके ऊपर अगर कोई चार्ज नहीं है, उनका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा 0। अब ये जो N3 है ना, इसका आप देख लीजिए, इसमें भी एन ने क्या करा, 3-3 बॉन्ड, ये बॉन्ड बना दिए होंगे। अब हमने एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ा तो +1 आ गया और -1 आ गया, और इसके ऊपर भी -1 चार्ज होता है N3 माइनस में। तो देखिए इसमें एन के ऊपर +1 फॉर्मल चार्ज भी और -1 फॉर्मल चार्ज भी। तो ऐसा नहीं है कि फॉर्मल चार्ज हमेशा एक ही हो सकता है। अगर कोई एटम है, वो अलग अलग एलिमेंटल, यू कैन से अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, कि वो सेंट्रल एटम की तरह भी बिहेव कर रहा है किसी कंपाउंड में, और एज सराउंडिंग एटम बिहेव कर रहा है, तो उसका फॉर्मल चार्ज अलग हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल बेसिकली वही कन्वे करने के लिए लिया गया था। अब स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये कंपाउंड्स आपको मैंने जस्ट ऐड करे फॉर द सेक ऑफ यू रीडिंग दैम एंड लर्निंग दैम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स रहते हैं। अब इसको देखो, मैं याद तो नहीं करा सकता, ये आपको ही याद करने होंगे। मैंने ये इसी कारण से दिए थे कि आप ये जो नोट्स है इन्हें बार बार रिवाइज करेंगे, तो आपका कुछ भी मिस नहीं हो रहा होगा यहाँ पे, राइट। जिसके ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सल्फर थे, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन है, राइट। ऑल्दो हम ये जो कंपाउंड्स है अपने जो पी ब्लॉक पढ़ेंगे उसके अंदर थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, बट ये केमिकल बॉन्डिंग में डालने का पर्पस ये था, सिंस हम सारे के सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा कुछ मिस ना हो, तो इस वजह से ये सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर यहाँ मैंने ऐड करे थे। सो डू रीड देम आफ्टर दिस लेक्चर। और इसी तरह से फॉस्फोरस के भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आ जाते हैं हमारे पास, एंड सिमिलरली नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, राइट। और ये सारे कंपाउंड्स ऑल्दो हम पी ब्लॉक में डिस्कस कर रहे होंगे, सो डोंट वरी कि यार ये डिस्कस नहीं करेगा, बट इसमें यार देखो डिस्कस करने जैसा कुछ है भी नहीं, यू ऑल नो कि ये हमें लिख लिख के ही याद करने। और वैसे मैंने जो आपको वो बताया है, मेथड टू ड्रॉ एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको किसी भी तरह की केमिकल बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन में, राइट। और वैसे ये कि कंपाउंड ऑफ कार्बन आ जाता है मेलिटिलिक एनहाइड्राइड, इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेना, क्योंकि इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन देखे और ये डाल सकते हैं, राइट। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। तो यहाँ तक अभी तक हमने हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लिया है। अब हम आ जाते हैं वीबीटी पे। वीबीटी बेसिकली हमें हेल्प करेगा ये समझने में कि हमारा जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो किस तरह हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बॉन्ड इज फॉर्म टू मिनिमाइज एनर्जी एंड गेन स्टेबिलिटी। यही वाला हमने जो कॉज है, हमारे बिल्कुल लेक्चर की स्टार्टिंग में भी डिस्कस कराया था कि भाई हमारा जो अ, वो होता है बॉन्ड फॉर्मेशन, उसका मेन पर्पस क्या होता है कि भाई जो भी हमारे पास सिस्टम फॉर्म होगा उसकी जो फाइनाइट एनर्जी होगी वो हमारे एग्जिस्टिंग एटम्स की एनर्जी से कम होनी चाहिए, ताकि वो और ज़्यादा स्टेबल हो। तो इन बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, तो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। और ये वाला ग्राफ हमने पहले भी डिस्कस करा था कि भाई जब हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यू कैन से रिपल्शन सेम हो जाता है तो हमारा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, राइट। और अगर उससे ज़्यादा हमने उनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस घटा दिया दो एटम्स के बीच, तो हमारा बॉन्ड ब्रेक भी हो जाता है, राइट। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं वैलेंस थ्योरी एक्सप्लेन्स बॉन्ड फॉर्मेशन बाय टू थ्योरीज। तो हमारा जो वीबीटी है वो बेसिकली दो तरह के कॉन्सेप्ट्स यूज करता है टू एक्सप्लेन बॉन्ड फॉर्मेशन। फर्स्ट इज ओवरलैपिंग एंड सेकंड इज ओवरलैपिंग प्लस हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो हमें ये दो चीजें पढ़नी है हमारी वीबीटी के लिए। तो सबसे पहले ओवरलैपिंग क्या होती है इसको भी पढ़ लेते हैं। ओवरलैपिंग मींस कॉमनली शेयर्ड वॉल्यूम, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म बॉन्ड्स। तो होता क्या है ना, जब हमारे ऑर्बिटल्स है वो ओवरलैप कर लेते हैं, तो उनकी ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं उसी को ओवरलैपिंग कहते हैं। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विद अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन कैन ओवरलैप विद ईच अदर, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ तो एक ऑर्बिटल खाली है और एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें तो ओवरलैप होगा ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इसमें फुल फील्ड है एक ऑर्बिटल और एक हाफ फील्ड है, तो इसमें भी अपना जो ओवरलैप है वो नहीं होगा। इधर
जो हमारा ऑर्बिटल्स है थर्ड वाले में, वो तो हमारे हाफ फील्ड है, बट दोनों का स्पिन जो है वो सेम है, तो इसमें भी ओवरलैप नहीं हुआ। तो ओवरलैपिंग होगी सिर्फ इस लास्ट वाले केस में, राइट, जिसमें हमारे जो दोनों ऑर्बिटल्स है वो हाफ फील्ड भी है और दोनों का स्पिन भी अलग अलग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये ध्यान रखना कि भाई ओवरलैपिंग के लिए हमें चाहिए क्या, कि एक तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए और एक तो दोनों के स्पिन जो है वो अपोजिट होने चाहिए, राइट। तो ओवरलैपिंग भी हमारे पास दो तरीके होती है, एक तो हेड ऑन या को एक्सियल ओवरलैपिंग, और एक होती है लेटरल या फिर साइडवेज ओवरलैपिंग। अब जो हेड ऑन ओवरलैपिंग है उससे तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और हमारे पास जो लेटरल ओवरलैपिंग है उससे पाई बॉन्ड या फिर डेल्टा बॉन्ड बनते हैं। तो अभी कैसे बनते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। तो ओवरलैपिंग ऑलवेज अकर अक्रॉस एक्स वाई और जेड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब ध्यान देखो होगा क्या ना, हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो एक सर्कल होता है, तो वही उसकी तीन एक्सिस हो सकती है, एक तो वाई, एक एक्स और एक जेड। तो जो हमारी ओवरलैपिंग होती है ना वो अलोंग एनी ऑफ दीज एक्सिस ही होती है, राइट। तो यही उस पॉइंट का मतलब था कि यार जो ओवरलैपिंग होगी हमारी वो या तो एक्स वाई जेड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही होगी। तो देखिए ओवरलैपिंग ऑफ टू एस ऑर्बिटल, तो यार देख एस एस होते क्या है ना, अगर आपको शेप नहीं पता है तो एस और एस, एस ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। तो यार इसको तो कहीं से भी मिला लो, एक्स से मिला लो, वाई से मिला लो, जेड से मिला लो, ये बेसिकली नॉन डायरेक्शनल है ना, तो इनका हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, इनको किसी भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से मिला लो, राइट। तो इसी वजह से देखो यहाँ हमारे पास जो है एस प्लस एस, एक्स के अलॉन्ग, वाई के अलॉन्ग, जेड के अलॉन्ग, सबके अलॉन्ग क्या फॉर्म कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड। बट जब हम ओवरलैपिंग ऑफ देखते हैं एस और पी ऑर्बिटल की, राइट, तो देखिए पी ऑर्बिटल हमारा डंबल शेप का होता है इस तरह का। तो जब हम इसकी और इसकी ओवरलैपिंग करा रहे हैं सर्कल की, अब सर्कल का तो कोई डायरेक्शन है नहीं पर हमारा पी का है, तो पी क्या है ना, या तो एक्स की डायरेक्शन में होता है, ये होता है पी एक्स। एक सेकेंड यार, ओके, तो ये होता है हमारा पी एक्स, राइट। तो पी एक्स के लिए जो हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा एस के साथ वो हमेशा एक्स एक्सिस के थ्रू ही होगा, वाई और जेड के साथ कुछ भी हमारा सिग्निफिकेंट ओवरलैपिंग ऑब्जर्व नहीं करी जाती थी, इसलिए यहाँ डैश डैश लिख दिया, बॉन्ड ही फॉर्म ही होगा। एस का अगर पी एक्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करना है तो हमेशा एक्स डायरेक्शन में होगा और वो हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड होगा इस तरह से, इस तरह से। ये जो एरिया ऑफ कॉमन एरिया है ना यही हमारा ओवरलैपिंग का एरिया है और यही हमारा बॉन्ड फॉर्म करता है सिग्मा बॉन्ड, राइट। सिमिलरली जो हमारा पी वाई है तो वो वाई डायरेक्शन में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, एक्स और जेड में कुछ भी सिग्निफिकेंट ओवरलैपिंग नहीं होगी तो बॉन्ड ही फॉर्मेशन नहीं होगा। और वैसे ही पी जेड में भी सिर्फ जेड डायरेक्शन, जेड न्यूक्लियर एक्सिस के साथ जब हमारा कोलिजन वो सॉरी ओवरलैपिंग होगी तभी हमारा बॉन्ड फॉर्म होगा। अब पी पी ओवरलैपिंग की बात करें, ओनली सेम टाइप ऑफ पी कैन ओवरलैप, जैसे पी एक्स और पी एक्स की बात कर रहे हैं तो ये दोनों ही ओवरलैप होंगे। अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मान लो भाई हमारा ये है पी है, पी वाई है, और ये हमारा पी एक्स, ये हमारा पी एक्स है और ये हमारा पी वाई है। अब भाई इनको तुम कैसे ओवरलैप करोगे, लाइक कोई हमारे पास ऐसा ओरिएंटेशन ही नहीं है या ऐसी कोई न्यूक्लियर एक्सिस ही नहीं है जिसके थ्रू हम इन दोनों को ओवरलैप करके कुछ सिग्निफिकेंट यू कैन से ओवरलैपिंग जनरेट कर पाए। तो इस वजह से ये लिखा हुआ है कि भाई सिर्फ जो सेम तरह के पी है ना वो ही आपस में ओवरलैप कर सके, ओके। तो जब पी एक्स और पी एक्स, अब ये रहा एक्स और ये रहा एक्स एक और पी एक्स, जब ये दोनों एक्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग वो करेंगे तभी ये लोग क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि इसकी ओवरलैपिंग ऐसे हुई ना, ये रहा और ये रहा, सिर्फ एक सिंगल सिंगल लोब इनके वो कर रहे हो ओवरलैप, तो इस वजह से यहाँ हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। बट जेड या वाई एक्सिस कोई सी भी एक्सिस ले लो तो वो दोनों क्या एक्स के पैरेलल है, तो इनके साथ इनकी जो वो हो रही होगी ना ओवरलैपिंग, अब वो दोनों लोब ओवरलैप करते हैं किस तरह से, इस तरह से, एक्स और वाई एक्सिस दोनों में इस तरह की ओवरलैपिंग होगी, सिर्फ दोनों एक्स के परपेंडिकुलर होते हैं। तो वाई और जेड में, वाई और जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में दोनों के अलोंग जब ओवरलैपिंग होगी हमारी तो एक पाई बॉन्ड मिलता है, क्यों, क्योंकि दोनों लोब्स जो है ना हमारे पी ऑर्बिटल के वो आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। सो ये तो रही हमारी पी पी ओवरलैपिंग की बात। तो सिमिलरली जो हमारा पी एक्स पी वाई और पी जेड है वो इसी तरह से ओवरलैप करते हैं कि जो उनकी जेड की जो, जैसे पी जेड है तो उसके लिए जो हमारा जेड होगा ना, जेड एक्सिस और उसके लॉन्ग तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और बाकी दो एक्सिस के लॉन्ग हमारा पाई बॉन्ड बनेगा। अब बात करते हैं ओवरलैपिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स की। तो डी ऑर्बिटल्स के साथ तो बहुत सारे वो बनाए जा सकते हैं कॉम्बिनेशन, जैसे पी एक्स और डी जेड स्क्वायर। अब डी जेड स्क्वायर ऐसा होता है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस के लॉन्ग और ये इस तरह का। तो जब हम जेड स्क्वायर की बात करते हैं तो ये हमेशा पी एक्स के साथ पी जेड के साथ इस तरह करेगा और वो भी सिर्फ जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में, तो इसलिए हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है एक्स और वाई के डायरेक्शन में, कोई भी दूसरा बॉन्ड फॉर्म ही नहीं करता क्योंकि कुछ सिग्निफिकेंट ओवरलैपिंग होती ही नहीं है। वैसे ही पी एक्स और पी एक्स वाई, राइट। अब डी एक्स वाई कैसा होगा, इस तरह का होता है डबल डबल शेप, राइट। तो मान लेते कि ये हमारी है वाई और ये है हमारी एक्स, राइट। तो हमारा पी एक्स किस तरह का होगा, कुछ इस तरह का होगा, राइट। तो जब इन दोनों की ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा मिलेगा, पाई बॉन्ड, तो इसलिए हमें एक्स डायरेक्शन में पाई बॉन्ड मिल रहा है और वाई और जेड में कुछ नहीं मिल रहा है। तो सिमिलरली पी वाई डी एक्स वाई, पी जेड डी एक्स वाई, क्लियर।
अब हम पी वाई डी वाई जेड की बात करते हैं। तो ये भी देखो, जैसे हमने पी एक्स वाई के साथ अलग अलग पी ऑर्बिटल्स की बॉन्डिंग कराई है ना, तो उसी पे ये डी वाई जेड की भी बॉन्डिंग होगी। तो ये आप खुद से करके देखना। अब ये जो डी ब्लॉक्स के अमंग बॉन्डिंग होती है ना, इसको जरा सा देखते हैं। राइट, तो डी एक्स वाई, देखो भाई, ये रहा हमारा डी एक्स वाई, ये रहा हमारा डी एक्स वाई। जब हम इन दोनों की बॉन्डिंग कराते हैं अलॉन्ग विच एक्सिस, अलॉन्ग दैट एक्सिस, बेसिकली वो एक्सिस जो हमारे एक्स और वाई दोनों के ही क्या है, परपेंडिकुलर है। किस तरह, रुको मैं थोड़ा और बेटर इसको ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि पाई बॉन्ड वाला तो शायद आप सबको समझ में आ जाएगा, देख के ही समझ आता है। बट देखो, जेड एक्सिस कौन सी होगी, इस तरह से बनाता हूँ मैं, थोड़ा सा ये 3D में बना हुआ है। प्लीज इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करना, तो आपको डेल्टा बॉन्ड काफी बेटर समझ आएगा। देखो, ये इस तरह से, ये ना हमारी कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस, और ये एक के ऊपर एक है। तो देखो, ये वाला लोब इसके साथ, ये पीछे वाला लोब इसके साथ, ये आगे वाला लोब इसके साथ, ये वाला लोब इसके साथ। तो बेसिकली ना, यहाँ पे चार लोब्स की ओवरलैपिंग हो रही है आपस में। तो ये वाला जो बॉन्ड बनता है ना, ये होता है हमारा डेल्टा बॉन्ड। और ये अदर जितनी भी एक्सेस है उनमें जब ओवरलैप करेंगे तो हमेशा पाई बॉन्ड ही क्रिएट करेंगे। सो ये वाली ओवरलैपिंग भी आप ड्रॉ करके देखना, आपको अच्छे से समझ आएगी और बेटर। सिमिलरली डी वाई जेड में यही सेम ओवरलैपिंग ऑब्जर्व करी जाती है अलॉन्ग डिफरेंट इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, और वैसे ही एक्स जेड और एक्स जेड के अलॉन्ग भी। जो इसमें जो वाई एक्सिस होगी, सिंस वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स एंड जेड, तो जो हमारा बॉन्ड बनता है वो डेल्टा बॉन्ड बनता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो चारों लोब्स हैं ना, वो आपस में ओवरलैप करते हैं। अब हम देखेंगे भी स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग क्या है। ओवरलैप तो हो गया, बट उससे बनने वाला बॉन्ड कितना ज्यादा स्ट्रांग है वो हमें देखना होगा। तो ओके, सो अब हम बात करने वाले स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग की। अब हमने ओवरलैपिंग तो पढ़ ली कैसे होती है, किस तरह के बॉन्ड्स बनते हैं, बट कितनी ज्यादा स्ट्रांग है ओवरलैपिंग। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भाई जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हमेशा स्पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है। ओके, अब दूसरा पॉइंट है हमारा कि भाई हमें दो कंपाउंड चाहिए कि जिनमें दोनों में ही सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, जिनमें दोनों में ही ओवरलैपिंग जो हो रही है वो सिग्मा बॉन्ड क्रिएट कर रही है। तो उनकी ओवरलैपिंग किस तरह हम कम वो करते हैं, डिटरमाइन कंपेयर करते हैं। तो दो चीज़ें होती है, या तो भाई हमारे पास जो दिया गया शेल नंबर वो सेम है, या फिर शेल नंबर सेम नहीं है। तो जब शेल नंबर सेम होता है तब तो एस एस ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर होती है एस पी ओवरलैपिंग से, और वो स्ट्रॉन्गर होती है पीपी ओवरलैपिंग से। तो सबसे वीकेस्ट ओवरलैपिंग कौन सी होगी, पीपी ओवरलैपिंग, जब शेल नंबर सेम हो। बट शेल नंबर जब डिफरेंट है ना, तो ऐसा है कि हमें दो ऑर्बिटल दिए है ना, एक तो मान लेते हैं हम 3p है, और एक दूसरा एटम है जिसका 1s मॉलिक्यूल मिलके हमारा पाई बॉन्ड बना रहा है, राइट। तो इनका n1 प्लस n2 कितना हो जाएगा, 4। तो अब ये जितना कम होगा ना गिवन एटम्स के लिए इस पर्टिकुलर वैल्यू का सम, उतना ही ज़्यादा स्टेबल उनके बीच की ओवरलैपिंग होगी। सो इस वजह से हम जो है इस तरह कैलकुलेट करते हैं अपनी सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ को। अब बात करते हैं पाई बॉन्ड की। तो पाई बॉन्ड में तो सिंपल सा ही ऑर्डर होता है कि जो डी पाई ओवरलैपिंग है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, फिर डी पाई और सबसे एंड में पी पाई। ओके गाइस, हमने स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ लिया है, और ये कुछ दो एग्जांपल्स हैं रिलेटेड टू दैट ओनली। तो ये आप खुद से एक बार देख लीजिएगा, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि भाई हम स्ट्रेंथ कंपेयर कैसे करते हैं ओवरलैपिंग का। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लिमिटेशन ऑफ ओवरलैपिंग थ्योरी। तो हमने वीबीटी स्टार्ट करने से पहले ही पढ़ा था कि भाई ये दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है, एक तो ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हमें पढ़ना है कि भाई ओवरलैपिंग की ऐसी क्या लिमिटेशन थी जिसकी वजह से जो भी साइंटिस्ट हैं उन्हें हाइब्रिडाइजेशन का नया कॉन्सेप्ट डिड्यूस करना पड़ गया। सो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ CH4 देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग प्रेजेंट, दैट इज 1s2s, 1s2s एंड 1s2p। तो बेसिकली दो तरह की ओवरलैपिंग है। तो देखिए, कार्बन है, इसका ये वैलेंस शेल, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको जब हमने एक्साइट किया तो एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल के आउटर मोस्ट शेल में आ गया। तो इसके पास चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में। जब ये बॉन्ड बनाता है तो हमने देखा दो तरह की ओवरलैपिंग है। अब दो तरह की ओवरलैपिंग अगर यहाँ पे हो रही है, तो अभी तक हमने जो ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए भाई, ये जो एक जो बॉन्ड होगी वो बाकी की तीन सी एच बॉन्ड से डिफरेंट होनी चाहिए, राइट। उसमें कुछ चेंजेस, उसमें कुछ माइनर से चेंजेस ऑब्जर्व होने चाहिए। बट जब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आई तो ये दिखा गया कि भाई जो चारों ही सी एच बॉन्ड्स हैं वो चारों ही सिमिलर है, मतलब उनकी बॉन्ड्स लेंथ सिमिलर है, उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी सेम है। जबकि ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, अलग होना चाहिए था। तो इसी वजह से ओवरलैपिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी भाई, ये जो चारों सी एच बॉन्ड है इन चारों के लिए जो भी एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स हैं वो सेम ही क्यों आ रहे हैं, जबकि ओवरलैपिंग तो ये सजेस्ट करती है कि वो अलग आने चाहिए एक बॉन्ड के लिए। तो इसी वजह से हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट डिड्यूस किया गया कि अब हाइब्रिडाइजेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी ऑफ सेम एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम एटम की बात हो रही है यहाँ पे, ऑफ सेम एटम टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जीज इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। जो हमने ओवरलैपिंग पढ़ी थी ना, वो ओवरलैपिंग मतलब दो अलग अलग एटम्स के सबशेल्स के बीच हो रही थी वो ओवरलैपिंग। बट जब हाइब्रिडाइजेशन की बात होती है ना, तो हम सेम एटम की बात करते हैं। जैसे हमने जो ऊपर एग्जांपल देखा उसमें देखेंगे आप कि हमने जो कार्बन है ना, उसी के ही चार जो ये हमारे ऑर्बिटल्स है, ये मिलके सबशेल्स है, ये मिलके हमारे ऐसे सबशेल्स बनाएंगे चार डिफरेंट सबशेल्स जो कि सेम एनर्जी के होंगे, राइट। तो हम यहाँ पे सेम एटम की बात करते हैं।
ओके, सो ये दो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये यही करते हैं कि ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम, यही मैंने बताया, जबकि हाइब्रिडाइजेशन है वो सेम एटम के ऑर्बिटल्स के बीच होती है। तो दस इन केस ऑफ CH4 फॉर्मेशन वन एंड वन एस एंड थ्री पी ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम, बेसिकली जो एक एस है, एस ऑर्बिटल था और तीन हमारे पी ऑर्बिटल थे, ये चारों कंबाइन होकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के चार ऑर्बिटल्स बना देते हैं जिनकी जो हमारी एनर्जी होती है वो भी सेम होती है। तो ये रहा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ बनाए हुए बॉन्ड्स का एक डायग्राम। तो अब फीचर्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ठीक है, हमें समझ आ गई कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, बट इनके फीचर्स क्या होते हैं कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगे ना वो नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स। अब भाई जैसे हमने देखा था कि एक पी एक एस और तीन पी मिल रहे हैं, तो ये टोटल कितने हो गए, चार। तो हमें जो है ना अपने रिजल्ट में चार sp3 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। ओके, तो यही फर्स्ट पॉइंट का कहने का मतलब है कि भाई जितने नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं हमें उतने ही उनका सम ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव टू अनइक्वल लोब्स विद लार्ज वन यूज्ड इन बॉन्डिंग। तो बेसिकली कुछ नहीं, स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल की, और इसका जो बड़ा वाला लोब है यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। फिर नेक्स्ट है all hybrid orbitals have comparable size and shape for an atom। तो बेसिकली जो साइज होता है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही होता है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म मोर स्टेबल सिग्मा बॉन्ड देन प्योर पी ऑर्बिटल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। ये आपसे हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए कि भाई हाइब्रिड ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल बॉन्ड से स्टेबल सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है या नहीं, तो उसका आंसर होगा यस। फिर फिफ्थ पॉइंट है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कहीं भी आप पाई बॉन्ड बना हुआ देख लें, सो मेक श्योर कि आप ध्यान रखें कि वो जो पाई बॉन्ड बना होगा वो हमेशा अपने प्योर पी ऑर्बिटल्स या जो भी डी ऑर्बिटल्स है उनके बीच ही बना होगा। सिग जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो कभी भी पाई बॉन्डिंग या दूसरी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही क्रिएट करते हैं। अब हमने देखा कि भाई पाई बॉन्ड जो बन रहे हैं वो काफी सारे प्योर ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्सिंग से बन रहे हैं, तो उसमें हम हर ऑर्बिटल का परसेंट एस परसेंट पी और परसेंट डी कैरेक्टर, ऊपर परसेंट डी कैरेक्टर के लिए भी होगा, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो परसेंट एस कैरेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल्स अपॉन टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इनटू 100, सिंपल है। अब जैसे देख लो sp3 है तो इसमें कितने एस ऑर्बिटल है 1, और टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने 4, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो सिंपली, राइट। तो ये निकल के कितना जाता है 25। तो sp3 एक sp3 ऑर्बिटल में परसेंट एस कैरेक्टर कितना है 25%। तो इसी तरह से सिंपल सी मैथ है यार, ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट है नहीं परसेंटेज कैरेक्टर निकालने में, परसेंट एस हो या परसेंट पी हो, दोनों में आपको काफी सिंपल सी मैथ यूज करनी है to calculate the percent s और percent p character। सिंपली percent p character में भी number of p orbitals upon total hybrid orbitals into 100 करेंगे तो percent p character आ जाएगा हमारे पास। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, राइट। तो ये हमें ध्यान रखने की, जो परसेंट एस कैरेक्टर है बॉन्ड लेंथ उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, राइट, और जो हमारा बॉन्ड एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये जरूर ध्यान रखना परसेंट एस कैरेक्टर की। और उसके बाद thus most more electronegative side atom will prefer less s character in central atom and hybrid orbital, और second है multiple bonds prefer more s character। तो ये कुछ नोट पॉइंट्स थे, बिल्कुल ध्यान रखना। और ये कुछ नहीं, अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए हमने परसेंट एस और परसेंट पी कैरेक्टर कैलकुलेट करे, जैसे मैंने बताया था। जैसे एस पी है तो इसके अंदर एक एस एस पी और एक पी ऑर्बिटल है, तो दोनों में परसेंट एस और परसेंट पी कैरेक्टर 50-50% होता है। और वैसे ही sp2 में परसेंट एस कैरेक्टर 33.3% और परसेंट पी कैरेक्टर 66.6%। तो ये पूरी टेबल थी अलग अलग टाइप के कैरेक्टर अलग अलग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए, तो इसे एक बार देख लीजिएगा बस, नथिंग एल्स। सो नाउ वी मूव ऑन टू लास्ट बिग टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर, दैट इज VSEPR थ्योरी। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म तो कैसे होता है, और उससे पहले हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा, वो शेप नहीं था वो स्ट्रक्चर था, राइट। तो अब हमें बात करनी है कि हमारा जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है उसकी शेप कैसी होगी, उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। ओके, सो इन अ मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम हैव टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, एक तो बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होते हैं। अब बॉन्ड पेयर तो वही पेयर्स हो गए जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, अब लोन पेयर वो हो गए जो कि आइडल और आइडल इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए वैलेंस सब शेल्स में किसी भी सेंट्रल एटम के, वो लोन पेयर हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर नॉट इन रेजोनेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, नॉट इन रेजोनेंस स्टेरिक नंबर होता है किसी भी उसका मॉलिक्यूल का, और इट गिव्स अस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, सो बहुत बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर अंडरगो रिपल्शन। अब होता क्या है ना, कोई भी बॉन्ड पेयर है कोई भी लोन पेयर है तो ऑफ कोर्स वो इलेक्ट्रॉन्स से ही बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से, तो वो आपस में क्या करते हैं रिपल्शन एक्सपीरियंस करते हैं। तो सेंट्रल एटम अरेंजेस इट्स बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इन स्पेस सच दैट द रिपल्शन इज मिनिमम। तो VSEPR थ्योरी का यही क्रक्स है कि भाई जो भी रिपल्शन हो रहा है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच, वो अपने मॉलिक्यूल को इस तरह अरेंज करे कि भाई वो मिनिमम हो जाए। तो रिपल्शन का ऑर्डर भी होता है कि लोन पेयर का सबसे ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर का। बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच सबसे कम रिपल्शन होता है। और
कोई भी मॉलिक्यूल है तो देखिए उसकी वो बेसिकली दो तरह की चीज़ें रखता है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और एक शेप, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये बहुत अच्छे से समझ लेना कि काफ़ी बार क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या है और शेप क्या है, और काफ़ी बार गलत आंसर मार्क करके आ जाते हैं। तो ये अच्छे से समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री फिक्स्ड फॉर एवरी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये हर तरह की हाइब्रिडाइजेशन के लिए फिक्स होती है कि भाई sp का ये होगा, sp2 का ये होगा, sp3 का ये होगा, एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ एनी लोन पेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से आप याद रखना कि लोन पेयर है या नहीं है मॉलिक्यूल में, उससे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट शेप जो है ना डिपेंड्स ऑन एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, कि भाई लोन पेयर अगर होता है तो उससे क्या होता है ना, जो बॉन्ड पेयर्स है हमारे वो रिपल्शन एक्सपीरियंस करते हैं, तो इस वजह से जो शेप है मॉलिक्यूल का वो काफी चेंज हो जाता है। एज लोन पेयर एक्सर्ट्स मैक्सिमम रिपल्शन इन मॉलिक्यूल, और इन एब्सेंस ऑफ लोन पेयर जो हमारा शेप है वही इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हो जाता है। राइट, लोन पेयर ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी, जो हमारा उसका शेप है वही हो जाएगा। अब ये एक बहुत ही अच्छी टेबल है, आपके काफ़ी काम आएगी, रिवीजन में भी फास्ट रहेगी, और इसमें सब चीज़ें मेंशन्ड है हमारी बीएससी प्यार से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो स्टाइक नंबर 2, वन तो होता ही नहीं ऑफ कोर्स, एक अकेला ऑर्बिटल थोड़ी कोई भी मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनाएगा। यही है कि भाई 2 से चालू होता है हमारा स्टाइक नंबर। सो फर्स्ट है sp के बारे में बात करें। सो स्टाइक नंबर 2 का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, और मॉलिक्यूल ax2 टाइप का हमने कंसीडर कर लिया है यहाँ पे। तो इसका शेप कैसा होगा, अब शेप लीनियर होगा और ज्योमेट्री भी लीनियर होती है। अब ये कब होगा, जब हमारे पास एक भी लोन पेयर नहीं है, राइट। तो इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता, और एग्जांपल है BCl2 CO2 एक्सेट्रा, और इसका बॉन्ड एंगल जो है वो 180 डिग्री होता है। और जब हम स्टेरिक नंबर 3 की बात करते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और ये AX3 टाइप का मॉलिक्यूल है, राइट। AX3 टाइप के मॉलिक्यूल की जो शेप है वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर ही इसकी ज्योमेट्री होगी, जिसमें 120 डिग्री हमारा बॉन्ड एंगल होता है, राइट। बट अगर एक एक्स की जगह ई आ जाए, मतलब एक सराउंडिंग एटम की जगह अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाए, जैसे कि हमारा SO2 में होता है, तो क्या होगा, बेंट या फिर वी शेप का हमारा मॉलिक्यूल होता है। शेप अलग हो जाती है दो, उसकी और ज्योमेट्री जो है वो तो हमारी अभी भी ट्राइगोनल प्लेनर ही बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है, बट जो उसका शेप है वो हमारा वी शेप का हो जाता है। इसमें जो बॉन्ड एंगल है ना वो भी 120 डिग्री से कम हो जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टाइप नंबर, दैट इज 4। इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, और इसमें देखो हम तीन तरह के मॉलिक्यूल्स डिस्कस कर रहे होंगे। एक तो है AX4 टाइप का, एक है AX3 और साथ में एक नाइट्रोजन है विद लोन पेयर, और फिर सेकंड है AX2 जिसमें दो यू कैन से क्या है हमारे पास लोन पेयर्स है। तो AX4 में तो कुछ नहीं, सिंपल सा टेट्राहेड्रली हमारा शेप होता है, टेट्राहेड्रली ज्योमेट्री होती है, जिसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, ओके। बट जब हमारे पास नाइट्रोजन आ गया X3, कोई भी तीन सराउंडिंग एटम है और साथ में नाइट्रोजन है, तो देखिए इसका जो शेप है वो पिरामिडल हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता है। और हमारे पास जो है इसका बॉन्ड एंगल 160 डिग्री कब होगा, ये काफी याद रखने की बात है कि जब हमारे पास बेसिकली अमोनिया वो होता है, राइट, NH3, तब बॉन्ड एंगल 160 डिग्री होता है। जब X हमारा H हो जाएगा तो हमारा जो बॉन्ड एंगल होता है 160 डिग्री हो जाता है एग्जैक्टली। अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है हमारी ज्योमेट्री से रिलेटेड कि ओनली 2x एटम्स कैन स्टे टुगेदर इन वन प्लेन एट अ टाइम। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली यार चार सराउंडिंग एटम्स है तो इनमें से कोई भी एडजेसेंट दो एटम्स ही एक टाइम पे सेम प्लेन में लाई कर रहे होंगे। तो इस पॉइंट का मतलब ये है। सो आई होप ये दोनों क्लियर हो गए हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट टाइप ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल, तो ये AX2E2। E2 मतलब दो लोन पेयर हमारे मॉलिक्यूल पे है। तो इसका एग्जांपल है H2O। जब हमारा H2O तो उसमें ऑक्सीजन है ना, तो उस पे हमारे दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, बेंट या वी शेप। बेंट या वी शेप हो जाता है, और हमारी जो ज्योमेट्री होगी वो तो इसकी टेट्राहेड्रल होगी जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, बट इसका जो शेप है वो हो जाता है बेंट या फिर वी शेप, ओके। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर स्टेरिक नंबर 5। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3d। अब यहाँ पे जो d है ना वो कौन सा होता है, डी जेड स्क्वायर वाला ऑर्बिटल हमारा p इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो इसके लिए हमारे पास चार तरह के वेरिएशंस हो जाते हैं। फर्स्ट इज AX5, कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, सभी के सभी बॉन्ड पेयर है। तो इस केस में हमारा जो शेप है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, और हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वो भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। अब इसमें है कैसा कि भाई हमारा जो लोन अपना जो सराउंडिंग एटम है उस वो ऐसे ट्राइंगल बना रहा है, देखो हमारा ये जो सराउंडिंग एटम है ये इस तरह से ऐसा एक ट्राइंगल बना रहा है, वो अच्छे से शायद दिख नहीं रहा होगा। और फिर है क्या ना, ये ऊपर और ये नीचे, इस तरह से दो सराउंडिंग एटम्स और है। तो ये है हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बेसिकली जो हमारा बेस है वो तो ट्राइंगल की शेप में है, और उसके ऊपर और नीचे दो हमारे सराउंडिंग एटम्स है परपेंडिकुलर टू आर ट्राइंगुलर बेस। तो इसलिए इसे ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल बोला जाता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सॉरी। सो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और शेप हो गई। बट जब इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या होगा ना, हमारा शेप जो है वो हो जाता है सीसॉ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। जब हमारा स्टेरिक नंबर 5 है और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हमारा जो शेप है वो हो जाता है सीसॉ शेप का। और इसके कुछ एग्जांपल्स है SiF4 और XeOF2। तो ये जो SiF4 है ना, ये वाला कंपाउंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम से पूछा गया है जेईई के। नाउ मूविंग ऑन टू आवर थर्ड वेरिएशन व्हिच इज AX3E2। अब हमने एक और इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ा दिया और एक सराउंडिंग एटम कम कर दिया। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, हमारा जो शेप है वो हो जाता है बैंड टी शेप, राइट। बेसिकली दो हमारे जो लोन पेयर्स है वो इस तरह हो जाएंगे,
और हमारे सराउंडिंग एटम्स टी शेप में अरेंज हो जाते हैं। तो इसलिए इसका नाम होता है बेंट टी शेप। अब हमने एक और इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ा दिया और एक सराउंडिंग एटम कम कर दिया, तो इसमें तो हमारा जो है लीनियर हो जाता है शेप मॉलिक्यूल का, और 180 डिग्री बॉन्ड एंगल हो गया। अब यहाँ हमने ट्राइगोनल बायपिरामिडल के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे कि भाई जो दो बॉन्ड इक्विटोरियल होते हैं और 3 बॉन्ड एक्सियल होते हैं। बेसिकली जो 3 बॉन्ड है ना, ये हमारे एक्सियल पोजीशंस कहलाती है और ये एक्सियल बॉन्ड्स है, और जो दो ऊपर वाले बॉन्ड है ना ऊपर नीचे, इनको बोलते हैं इक्विटोरियल। तो जो थीटा होता है इक्विटोरियल के बीच, वो तो होता है 60 डिग्री, और जो एक्सियल के बीच होता है वो होता है 180 डिग्री। और थीटा बिटवीन एक्सियल एंड इक्विटोरियल वो होता है 90 डिग्री। लाइक आप देख रहे हो कि भाई 90 डिग्री का दोनों के बीच में डिफरेंस है, राइट। और ये इसका 3D में हो गया। तो ये ध्यान रखना यार, इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी होती है और एक्सियल कौन सी होती है। काफी बार हो सकता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें इक्वेटोरियल और एक्सियल उन्होंने यूज करे हो वर्ड्स, तो आपको यार समझना है कि यार इक्वेटोरियल कौन सा एक्सियल कौन सा है। देखो जो मैंने इसे लिखा भी 2 बॉन्ड इक्वेटोरियल, जो ऊपर नीचे वाली बॉन्ड है ना, इसको तो हम बोलेंगे इक्वेटोरियल, और ये जो 3 बॉन्ड ये बना रहा है ना प्लेन में, इसको बोलेंगे हम एक्सियल। ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर सिक्स्थ स्टेरिक नंबर। इसकी होती है हाइब्रिडेशन sp3d2, जिसमें dz² और dx²y² ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके भी ये है वेरिएशंस। पहले तो सिंपल हमारा ए एक्स सिक्स सी विदाउट एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका शेप होगा ऑक्टाहेड्रल, और हमारा जो है ज्योमेट्री वो भी ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर पिरामिडल। अब स्क्वायर बाय पिरामिडल सॉरी। अब देखो ये जैसे ऊपर हमारा क्या था, ट्रायंगल बाय पिरामिडल, तो इसमें था कि हमारा बेस जो था वो तो ट्रायंगल का बन रहा है, और ऊपर नीचे एक एक 90 डिग्री पे हमारा सराउंडिंग एटम है, तो वो बन गया था ट्रायंगल बाय पिरामिडल। तो स्क्वायर बाय पिरामिडल में भी सेम होगा कि भाई एक तो हमारा बन रहा है ऐसा स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, आपको ट्रायंगल दिख रहा हो तो ठीक है, प्लीज बियर विद इट, ये होगा हमारा स्क्वायर। और इधर होंगे हमारे 90 डिग्री पे दो सराउंडिंग एटम्स, तो इसलिए ये बन गया स्क्वायर बायपिरामिडल। अब अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्या होगा ना, हमारा भाई जो स्क्वायर है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमारा बाय पिरामिड बन रहा था। अगर एक इलेक्ट्रॉन कर दिया तो वो ना इस तरह अरेंज हो जाता है कि हमारा स्क्वायर इंटैक्ट रहता है, और जो एक ये था सराउंडिंग एटम, इसके बीच का जो एंगल है ये जो है 90 डिग्री से बस कम होता जाता है। ये इसमें एक चीज़ है, जैसे यहाँ तो इक्वेटोरियल एंगल जो है वो 90 डिग्री और एक्सियल एंगल 180 है, बट यहाँ पे 90 डिग्री से कम हो जाता है। ये देखो इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच, तो बस ये एक डिफरेंस है बॉन्ड एंगल में, बाकी कुछ नहीं हुआ। एक हमने जो हमारा सराउंडिंग एटम था वो हटा के क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर सॉरी। तो इस वजह से हुआ क्या ना, हमारा जो शेप हो गया स्क्वायर पिरामिडल हो गया बाय पिरामिडल की वजह से। तो बस यही चेंज आया हमारे शेप में। अब हमने दो इलेक्ट्रॉन रख दिए, दो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे 90 डिग्री पे रख दिए, तो हमारा स्क्वायर वापस से इंटैक्ट है। तो बोथ लोन पेयर्स ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन एट 180 डिग्री फ्रॉम ईच अदर, ताकि मिनिमम रिपल्शन हो। तो ये हमारा स्क्वायर प्लेनर शेप का हो जाता है जब हमारे पास sp3d2 में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट स्टेरिक नंबर विच इज स्टेरिक नंबर 7। हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका sp3d3। तो सबसे पहले तो होता है AX7, लाइक IF7 टाइप का मॉलिक्यूल। इसका शेप क्या होता है, पेंटागोनल बायपिरामिडल। अब आपने देखा जैसे ट्रायंगल था बेस, और उसके बाद क्या है स्क्वायर, तो अब हमारे पास 5 है तो वो गया पेंटागन बन जाएगा एक हमारा 2D में, और 90 डिग्री पे हमने लगा दिए दो हमारे सराउंडिंग एटम्स, तो क्या बन गया पेंटागोनल बायपिरामिडल। और जब हमने एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया, तो ये हो जाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप का, जहाँ पे जो एक्सियल का थीटा है ना ये लेस देन 90 डिग्री हो जाता है। और यही हमने अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर और लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा पेंटागोनल प्लेनर। वैसे ही जैसे उसमें था ऑक्टाहेड्रल में कि भाई दो हमने अगर इलेक्ट्रॉन पेयर लगा दिए तो ऊपर नीचे क्या होएगा, हमारे वो लग जाएंगे क्या कहते हैं लोन पेयर, और जो हमारा बेस वाला स्क्वायर था वो इंटैक्ट था, तो वैसे इसमें बेस वाला पेंटागन है वो इंटैक्ट रह जाएगा, तो इसलिए पेंटागोनल प्लेनर हमारा बन जाता है शेप। तो इसी के साथ हमारी VSEPR खत्म हो जाती है, और ये वाली टेबल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी रिवाइज करने में भी, चीज़ों को याद रखने में भी। सो मेक श्योर यू लुक दिस टेबल as many times as you can before your examination, और हो सके तो इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, खुद से ड्रॉ करना चाहो तो खुद से ड्रॉ करके कहीं चिपका लेना, राइट। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू रिकॉल दिस, क्योंकि इससे यार काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हुए देखे हैं जेई मेंस में। नाउ यहाँ कुछ नोट पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो इट वाज ऑब्जर्व दैट रिपल्शन ऑफ 90 डिग्री, फिर 120 डिग्री, फिर 80 डिग्री। सो बेसिकली बताया कि इन इन बॉन्ड एंगल्स पे रिपल्शन इस तरह पाएगा। दस लोन पेयर्स ऑलवेज वांट टू ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। अब समझ आया कि भाई इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्यों जा रहे हैं हमेशा लोन पेयर, क्योंकि 90 डिग्री पे जब होता है बॉन्ड एंगल तो वो सबसे कम रिपल्शन एक्सपीरियंस करते हैं। Therefore, in trigonal bipyramidal geometry, lone pairs are occupied equatorial positions in AX4E। तो ये बेसिकली नोट में ये समझाना चाह रहा है कि हमारे जो लोन पेयर्स है वो हमने देखा कि स्टैटिक नंबर 5 में 6 में 7 में दोनों में जब दो लोन पेयर आ गए तो दोनों ने इक्वेटोरियल पोजीशन प्रेफर करी। तो वो क्यों करी, क्योंकि उस पे यार इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो लीस्ट अमाउंट ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है। तो हमारी VSEPR थ्योरी भी खत्म होती है। और अब ना दो छोटे छोटे से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, एक तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फ्यू कंपाउंड्स इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, और दूसरी चीज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी। तो फटाफट लेट्स डिस्कस दीज टू टॉपिक्स एज वेल। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में भी बताया था, जब हम क्या डिस्कस कर रहे थे, आ, वो कॉजेज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। तो उसमें मैंने बताया था कि इनर्ट पेयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो एटम्स जो है वो अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें हमने ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी भी डिस्कस करी थी। तो ये वापस से अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑल ऑल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर पैरामैग्नेटिक ऑफ कोर्स।
बिकॉज उनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है ड्यू टू ऑड, तो उनके जो नेचर होता है पैरामैग्नेटिक होता है। द ऑड इलेक्ट्रॉन इन अ स्पीशी हैव टू पॉसिबिलिटीज। अब भाई कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है तो उसके पास दो पॉसिबिलिटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम मोर देन 2.5। अब भाई ये बता रहा है कि भाई दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो क्या डिपेंड करेगी कि भाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव या तो 2.5 से ज़्यादा है या फिर उससे कम है। अगर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ज़्यादा है तब तो वो जो ऑड इलेक्ट्रॉन है उसको हम एज लोन पेयर ट्रीट करेंगे और VSEPR थ्योरी उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे अप्लाई करेंगे। अगर वो लेस देन 2.5 है तो उस ऑड इलेक्ट्रॉन को इग्नोर ही कर देना है और VSEPR थ्योरी अप्लाई करते वक्त काउंट ही नहीं करना है। सो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है किसी भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी की ज्योमेट्री या शेप को डिटरमाइन करते हुए वाया VSEPR थ्योरी। ओके, सो यहाँ मैंने पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग आपके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी लिख रखा है, सो यू कैन लुक एट इट और आप ध्यान रख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना कि प्रैक्टिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस इज मोर देन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की क्लोरीन से ज़्यादा होती है। ओके, तो बस यही है। तो यहाँ पे एग्जांपल है कुछ, जैसे NO2 है, ये भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, राइट? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 + 8 + 7 इट इज 23, राइट? तो 23 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं। तो जो 23rd इलेक्ट्रॉन है उसको हम किस तरह ट्रीट करेंगे? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन है, राइट, वो है 3.5, मतलब ढाई से ज़्यादा हो गई, 2.5 से ज़्यादा हो गई, तो इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन है उसको हम VSEPR में काउंट करेंगे। ओके, सो इस वजह से जो हमारा SN कितना हो जाता है भाई, हमारा जो नाइट्रोजन है वो दो बॉन्ड तो बना ही रहा है, दो बॉन्ड पेयर तो वही, और साथ में जो ऑड इलेक्ट्रॉन है उसे हम एज लोन पेयर कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास कितना हो जाता है, SN3 निकल के आया। तो SN3 है तो इस वजह से हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है कितना हम कंसीडर करेंगे, sp2। तो इसका जो शेप है वो हमारे पास आ जाता है बैंड या फिर वी शेप का। क्यों? क्योंकि भाई उसको एज लोन पेयर ट्रीट करना है हमें। ओके, तो वैसे ही CF3 जो है, इसमें भी हमारा जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 विच इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 2.5। तो इसलिए जो ऑड इलेक्ट्रॉन है उसे हम कंसीडर करेंगे अपने एज लोन पेयर। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते तो वो 4 आता है, sp3। तो पिरामिडल शेप का हो जाएगा हमारा जो मॉलिक्यूल है वो, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहाइड्रल। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल विच इज CH3 डॉट। कार्बन फ्री रेडिकल है हमारे पास यहाँ पे। अब इधर हाइड्रोजन जो है ना साइड एटम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 जो कि 2.5 से कम है। तो इसमें हमें हमारा जो ऑड इलेक्ट्रॉन है उसे VSEPR अप्लाई करते वक्त इग्नोर कर देना है। तो हमारा SN जो है वो सिंपली 3 हो जाएगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और ऑड इलेक्ट्रॉन प्योर पी ऑर्बिटल में रहेगा। तो जो हमारा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और ट्राइगोनल प्लेनर हमारा शेप आ जाएगा। ओके, अब जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है वो दो तरह से स्टेबलाइज हो सकती है, या तो रिडॉक्स रिएक्शन करके या फिर डायमराइजेशन करके, आपस में डायमराइज होके। ओके, अब जो रिडॉक्स रिएक्शन शो करने की टेंडेंसी है वो तो हमारी सभी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इनहेरिट करती है, बट जो डायमराइजेशन होती है वो कौन शो कर सकता है? कैन बी शोन ओनली बाय दो स्पीशीज हुज ऑड इलेक्ट्रॉन इज नॉट डीलोकलाइज्ड। हम लास्ट ये छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट, अब हमने देखा था कि भाई जो मॉलिक्यूल्स है हमारे, जिनकी हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाली थी बाय एडिंग द बॉन्ड पेयर एंड लोकलाइज्ड लोन पेयर्स, तो उनसे तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है फिक्स, और वो फिक्स रहता है गैसियस स्टेट में। बट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो लिक्विड या फिर गैसियस स्टेट में काफ़ी सारे आयंस में ब्रेक हो जाते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं एट द सेम टाइम। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे नीचे। अब ये सिंस एक्सपेरिमेंटल डेटा है तो ये आपको एक बार रीड करके याद ही रखना पड़ेगा। दो ये ज़्यादा नहीं है, कुछ हमारे साथ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, जो आपको थोड़े लर्न करने पड़ेंगे। अगर आप इनको बार बार रिवाइज करते हैं तो हो जाएगा। जैसे PCl5 है, वो सॉलिड स्टेट में ब्रेक हो जाता है PCl4 और PCl6 में, राइट। तो ये दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp3 एंड sp3d2। वैसे ही जो IF5 है वो लिक्विड स्टेट में दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, एक IF4+ और एक IF6-। तो ये कौन से वो शो करेगा, sp3d और sp3d, राइट। और वैसे ही PBr5 है और N2O5 है, XeF6 है और ClO6 है, राइट। तो इसमें हम देखेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स काफी सारे, जैसे ये एक इंटर हैलोजन कंपाउंड है, ये एक इंटर हैलोजन कंपाउंड है, राइट। सो ये सब आप एक बार रीड करना, आपको याद हो जाएगा। और आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब बचे हुए जो टॉपिक्स है वो मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर दूं। तो जितना हो सके आप इस लेक्चर को शेयर करिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो नीचे कमेंट करिए एंड डू लाइक द वीडियो। इट विल जस्ट बूस्ट माय मोटिवेशन टू वर्क इवन हार्डर इन पुट मोर एफर्ट्स इन क्रिएटिंग दीज वीडियोस। और अब से मैं ट्राई करूंगा कि रेगुलरली अपनी वीडियोस पोस्ट करूं लेक्चर्स की, और बिफोर अप्रैल अटेम्प्ट एक अच्छे से गैप से लाइक अप्रैल अटेम्प्ट से 10-15 दिन पहले ही अपना सिलेबस जो है अपन खत्म कर पाए। सो या डू शेयर दिस वीडियो। और इस पर्टिकुलर लेक्चर के जो सारे नोट्स हैं आपको, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे मेरे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पे होगा, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई विल मेक श्योर टू पिन इट देयर। और सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द एंटायर लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।